सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि मैं पिछले 4-5 महीने से आई हैव बीन मीनिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। मैं खैर कंटेंट कम बना रहा था और मेरा इनसे कनेक्शन भी उस तरह से नहीं हो सका था। फाइनली वी आर एबल टू मीट एंड कनेक्ट एज वेल। इसका बैकग्राउंड अगेन आप लोगों को पता है, आजकल मैं तो हाथ धो के पड़ा हूँ टेक इंडस्ट्री के पीछे, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इज़ नाउ एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ टेक। इसी के अंदर ग्रोथ आनी है, इसी के अंदर डिमांड है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को भी डॉलराइज करना है। आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, आपको इवेंचुअली वन वे और द अदर टेक्नोलॉजी, या चले टेक्नोलॉजी हटा दें, डिजिटल डोमेन में आना है। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बस आईटी का सोचते हैं कि यार ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है, इसको बस छोड़ के साइड पे कर दो, विच इज़ आई मीन यूज टू बी ट्रू, बट एवरी पासिंग डे दैट इज़ नॉट डज़ नॉट होल्ड ट्रू एनी मोर। बहुत सारे नए जॉब रोल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारा नया बिजनेस भी आ रहा है, और इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में हम समझना शुरू कर दें कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, पर्टिकुलरली एआई के अंदर कौन सी रियल प्रैक्टिकल चेंजेस आ रही हैं। नॉइज़ बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, तो एक्चुअल इंसाइट जो है वो आपको सिर्फ वो बता सकता है जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है। विच इज़ वाई आज हमने दावत दी है ज़ीशान सिकंदर साहब को, जो कि बेसिकली एक कंपनी रन करते हैं। इनकी ऑलरेडी एक पॉडकास्ट पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें बहुत डिटेल के अंदर इनके पास्ट एक्सपीरियंस को भी या पर्सनल लाइफ को भी उन्होंने कवर किया है। तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, बट विल डू अ क्विक समरी एज वेल। ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू मुज़म्मिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। मैं आपको आई गेस जब के 2010 में आप लोगों ने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, और फाइनली आफ्टर लाइक 15 years आई एम एबल टू मीट यू एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। Finally, sir, the pleasure is all mine. I saw a LinkedIn post that you did a month ago, where you spoke about your initial journey of starting a job at, I believe, 6,000 rupees. And from that to today, mashallah, doing $1 million plus annual recurring revenue. That is absolutely phenomenal. But I just want कि अगर आप थोड़ा सा मुझे एक summary दे सकें कि यार, growing up, what happened? How did you? I mean, I know that there were financial troubles. I know that there was a lot of confusion. आज का बच्चा बड़ा easily उसको नज़र आता है, उसको Instagram पे नज़र आ रहा है कि $1 million कमाया जा सकता है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बट आज से 15-18 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता टेक की तरफ आना, how did that happen? Run me through that. मैं आपको इसका बताऊंगा कि मैं टेक की तरफ और कंप्यूटर्स की तरफ किस तरह से आया। बैक इन व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड, आई गेस इट वाज 2002, मेरे फादर ने मुझे एक कंप्यूटर लेके दिया, और वो क्या चाहते थे वो कि मैं रोज़ कॉल करते थे मुझे ऑफिस से, और वो पूछते थे आज आपने कितना टैप किया, आज आपने कितनी टैपिंग की। और शुरू में एक बुक्स आती थी कि QWERT पे हमें एक हाथ सेट करना होता था, फिंगर सेट करनी होती थी, और उस तरीके से हम लोग टैपिंग करते थे। तो रोज़ वो इस तरह से मुझे कॉल करते थे और मुझे एक मोटिवेट करते थे कि आपने यार ये टाइप करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बुक्स ला के देते थे। तो इस तरह से मैं कंप्यूटर्स में आया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड, तो मैंने उस वक्त फेसबुक नया नया आया था, और फेसबुक पे फिशिंग अटैक्स वगैरह नया नया आया था। तो मैंने क्या किया था, उस वक्त सब पूरी क्लास में जितने भी लोग थे उनका फेसबुक और उनके सारे अकाउंट्स हैक कर लिए थे उस फिशिंग अटैक से। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब इस फील्ड में मैं आया। You're always technology friendly basically. And बिल्कुल ऐसा ही। your father was very progressive to actually know कि यार आने वाले वक्त जो है वो कंप्यूटर का टाइम है, तो मैंने मेक श्योर करना है कि बच्चे को उस तरफ लगाना है। ऐसा ही वो बैंक, वो ही स्टिल अ बैंकर। वो लास्ट 30 ईयर से वो बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनके सारे अराउंड वो बैंक कंप्यूटर्स पे ही काम करते थे, तो उनको दिख रहा था कि यार ये दिस इज़ द फ्यूचर, तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर्स में अडॉप्ट करवाया। नाइस। सो थोड़ा सा बताएं, एजुकेशन कहाँ पर हुई? व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग? डिड यू स्टार्ट वर्किंग बिफोर योर एजुकेशन, या उसके बाद आपका हुआ प्रोफेशनल करियर आपका एसेंशली कहाँ पे शुरू हुआ? जी। तो गार्डन में सोल्जर बाज़ार में कराची में एक स्कूल है, हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद फातिमा कॉलेज है वहीं पे सोल्जर बाज़ार पे, मैंने फातिमा कॉलेज से कराची में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर किया मैंने, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर में मैंने जॉब शुरू कर दी। मैं पुलानी में जॉब कर रहा था, पुलानी ट्रैवल कंसल्टेंसी। तो जब मैंने जॉब शुरू की, तो जो कॉलेज था मेरा, उन्होंने मुझे फादर को और मेरे पेरेंट्स को मुझे कॉल किया, और मुझे भी कॉल किया कि आप आए हैं, क्योंकि आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो या तो आप नाम हटवा दें या तो कॉलेज ज्वाइन कर लें।
तो उन्होंने क्योंकि वो कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वहाँ पे रेगुलर जाना था, तो फाइनली उन्होंने ही मशवरा दिया कि अगर आप नहीं आ सकते कॉलेज फॉर एनी रीज़न तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लें, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ से नाम निकलवाया, तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्स या प्रैक्टिकल देने के लिए गया। तो उसके बाद सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, फिर 1.5 साल मैंने और जॉब की पुलानी में। और और ये फिर जॉब जो थी, हाउ मच वाज दिस पेइंग यू? इनिशियली आई गॉट इट फॉर 6,000 रुपीज़, और मेरा फाइलिंग काम था। देन मैं फाइलिंग को मैंने इतना ऑटोमेट कर दिया था उस वक्त भी। पहले कोई फाइल मांगते थे तो 2-2 घंटे लग जाते थे, लेकिन मैंने उसकी लिस्टिंग वगैरह करके जब मैनेजर ने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि आप नीचे आए। नीचे मतलब ट्रैवल कंसल्टेंट थे। तो मैंने वो काम सीखा 1-2 महीने में, और मैं वहाँ पर मूव हो गया था। फिर मैं टिकट्स, इंटरनेशनल टिकट सेल कर रहा था उस वक्त। तो उस पे क्या आपके वो तो था कि जिस तरह आपने बेचा उस पे पैसा मिलेगा या उस पे भी तनख्वाह थी? नहीं, वो सैलरी बेस्ड था। अगर आपके खुद के कुछ पर्सनल क्लाइंट्स है तो उस पर यू कैन मेक इट, बट मोस्टली इट्स ऑन ऑन अ सैलरी और वो बेसिस। कितना तनख्वाह हो गई थी उसके बाद? 6,000 से ज्वाइन किया था मैंने, और जब मैं सैलरी कंसल्टेंट बन गया था तो वो 10,000, 10-12,000 ही थी। ये कौन सा ईयर था? 2012 से लेके 2014 तक मैंने वहाँ पे जॉब की। तो मतलब 8-10 हज़ार, आई मीन दैट्स फिनोमिनल, राइट? बिकॉज वर यू डूइंग दिस बिकॉज ऑफ द मनी? बिकॉज द मनी सीमिंगली इज़ वेरी लेस, राइट? 8-10 हज़ार रुपया तो कुछ ऐसा कर नहीं रहा था, वो तो आपका ही खर्चा निकालता होगा। या वर यू यूजिंग दैट मनी घर में इस्तेमाल करने के लिए? वॉट वॉज, आई एम क्यूरियस के वाई डिड यू डिसाइड टू डू दिस जॉब? कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी या आपका ये था कि यार मैं पढ़ तो सकता नहीं हूँ तो माइट एज वेल जॉब कर लूँ? उस वक्त मुझे याद है कि मैं उस 10,000 से भी मैं घर में दे रहा था। तो वो क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस इतने ज़्यादा थे, मुझे स्टिल याद है कि हाँ, हम लोग वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड चिकन, और इवन के एग्स भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक ऐसा भी वक्त हमने गुजारा है। तो महीने में शायद एक बार हम लोग चिकन या मीट खाते होंगे, हमने ऐसा वक्त गुजारा है। तो इवन के 10,000 भी हमारे लिए विच बहुत बड़ी अमाउंट थी। ऐसा ही है। थोड़ा सा आई वांट यू टू रियली रिमेंबर कि आप कहाँ हैं, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू दिस स्टोरी आगे भी कि किस तरह से हुई। बट आई वांट टू मेंशन दिस वन थिंग। लुक, आई हैव बीन कवरिंग स्टोरीज फॉर द लास्ट 4 years एटलीस्ट डायरेक्टली। मेरा अपना टेक का बड़ा बैकग्राउंड है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसको लोग आज तक सही तरीके से समझ नहीं सके। टेक्नोलॉजी इन माई ओपिनियन इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर। इसमें आपको कोई सिफारिश नहीं चाहिए, आपको कोई पवा नहीं चाहिए, कोई आपको प्रिविलेज नहीं है कि यार इसकी प्रिविलेज है उसकी नहीं है तो ये आगे निकल गया। इसके अंदर आपको सिर्फ एजुकेशन चाहिए, सिर्फ एक्सपोजर और एजुकेशन, ये दो चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास हों तो आप वाकई वो सक्सेस ले सकते हैं जिसका आपके आखिरी सोच भी नहीं है। लेकिन मैं जब पाकिस्तान में देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगर आप 100 बच्चों को उठाएंगे ना तो 99 बच्चे कहेंगे कि मेरी तो औकात ही नहीं है, ये तो अमीरों के शशके हैं, ये तो प्रिविलेज पे होता है, ये तो ए लेवल्स वाले बच्चों का होता है या उस तरह के इस्लामाबादी बच्चों का होता है। और मैं क्योंकि इस्लामाबादी बर्गर हूँ, अब तो बहुत सी मैंने ऐसी जब स्टोरीज़ कवर की तो लोगों ने आके हमेशा कमेंट सेक्शन में ये लिखा होता है यार ये ऐसी करता है, बर्गर है, ये सबका है, मसला नहीं। और हमारे लोगों ने अपनी सोच बनाई हुई है कि यार वो मैंने ना मुर्गी का दरबा लगा करके ना मैंने मुर्गी की दुकान ही खोलनी है, और मेरी लाइफ का जो एंड स्टेट है ना वो 35-40 हज़ार रुपया जो मैं अगर कमा लूँगा तो दैट इज़ द एंड स्टेट ऑफ माई लाइफ। पैसा मैं अगर कमाऊँगा तो मैं कोई प्लॉट को घुमा करके, कोई क्रिप्टो करेंसी को निचोड़ करके, कोई बड़े हाई रिस्क में गैम्बल करके सारा पैसा उड़ा दूंगा, जिसकी वजह से यू गेट स्कैम्स अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन इन पाकिस्तान में, वो चलते रहते हैं। द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू रियली स्ट्रेस ऑन दिस इज़ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज you were doing this job. What was the feeling at the time? Were you also in a way ever stuck in a victim, वो कि यार किधर फंस गए यार, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, या आपका था कि यार बस मैंने करना है ज़्यादा सोचो नहीं, एंड स्टे इन योर लेन एंड पुल थ्रू? देखिए, उस वक्त तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि आई विल बी रनिंग माई ओन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी। उस वक्त तो कोई ऐसा गोल नहीं था, कोई ऐसा माइंडसेट भी नहीं था। हाँ, आई वाज रियली इनटू कंप्यूटर्स, और मैं उस वक्त भी गेमिंग मोबाइल में नया गेमिंग का दौर आया था। मैं पबजी तो नहीं, इस वक्त मॉडर्न कॉम्बैट 5 आई थी मोबाइल पे, तो वो ऑनलाइन खेल रहा होता था। तो ऐसा कुछ गोल नहीं था उस वक्त। वो अल्लाह ने वक्त के साथ साथ खुद सेट कर दिया। जब मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की, फिर मार्केट में जॉब की, तो समझ आया कि यार ये एक फील्ड है, यहाँ पर सर्विसेज फ्रीलांसिंग कुछ है, फाइवर कुछ है। वो वक्त के साथ साथ अल्लाह ने रास्ता दिखाया और इस चीज़ में आ गए। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, और इतना एक्सपोजर भी नहीं था कि बट यार। माई क्वेश्चन रादर इज कि डिड यू एवर फील सॉरी फॉर योर सेल्फ कि यार बस मेरा यही है, ये मेरी औकात है? होता है, बंदा बैठ जाता है उसके अंदर कि यार
देख अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं पुलानी पे काम करके, आगे आपके पास कैसा कैसा बंदा आता होगा, ठीक है, और वो आके कैसे कैसे टिकटें ख़रीदता होगा और बिज़नेस क्लास ख़रीदता होगा, और आप सोचते होगे कि यार ये भी है कौम जो कि कर रही है, राइट? सो डिड यू एवर थिंक कि यार एक दिन मैं भी ये हो सकता हूँ? और इसमें ना एक एस्पेक्ट ऑफ के इंसान का ख्वाब देखने की सलाहियत जो है ना, मुझे लगता है वो बहुत जगह ले जाती है आपको. तो वर यू अ ड्रीमर? दैट्स माई क्वेश्चन. आई वॉज ऑलवेज ड्रीमर, आई एम स्टिल अ ड्रीमर. उस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि इस सामने वाला जो मेरा कस्टमर बैठा हुआ है उस सीट पे मैं लाजमी होऊंगा विद इन 10 ईयर, विद इन 20 ईयर्स. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं सामने वाली सीट पे बैठा हुआ हूँगा, और वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. तो एक उम्मीद तो थी, और एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो था कि कुछ ना कुछ कर लूंगा, निकाल लूंगा. कुछ बड़ा करेंगे. कोई इम्पॉसिबल रोड ब्लॉक नहीं था कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, बस छोड़ दो, सर नीचे रखो और तो ऐसा ही है, वो जो कहते हैं ना कि आप शूट फॉर द स्टार्स shoot एंड for the stars and you'll aim for shoot for यू the लैंड ऑन द moon, मून. you'll aim for the stars, इस तरह की कोई बात. Yeah, makes sense. कि, So coming back to the story, you're working at Polani and अभी आपने for example अभी आपने वो प्राइवेट कॉलेज में चले गए हैं और वहाँ पर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं. So then what happened? तो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, वो बस प्रैक्टिकल्स वगैरह देने हम लोग कॉलेज गए. उसके बाद 2 साल और जॉब की. फिर हालात थोड़े से बेहतर हो गए, क्योंकि मेरा भाई भी आईटी में ही था, उनकी जॉब बेहतर हुई. तो भाई का और फिर घर वालों को मशवरा था कि अब आप जॉब छोड़ें और एजुकेशन करें. तो फिर मैंने सबकी मशवरे के साथ मैंने जॉब को फाइनली तारा बाय किया, और मैंने TH सफ़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कराची में, कंप्यूटर साइंस के लिए. कौन सी एज में तो आप गए थे वहाँ पर? मैं अपने टाइम से 2 साल लेट था. तो मैंने एडमिशन 2014 में मैंने एडमिशन लिया, एंड आई गेस आई वाज मे बी 19. राइट, ठीक ठीक है. है. सो यू weren't that late. मतलब ये कि आपने वो होता ना कि 22-23 वाले उस पर नहीं पहुंचे थे. नहीं, You were इतना fine. लेट नहीं है. मे बी 1.5 ईयर में आई वाज लेट फ्रॉम माई एजुकेशन. तो इस तरह से, वरना अर्ली 17 साल की उम्र में लोग यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते. How was your experience at DHS Safa? जब मैंने ज्वाइन किया, इट वाज वेरी न्यू यूनिवर्सिटी, और जो फास्ट की फैकल्टी, जो अच्छी सारी क्रीम फैकल्टी थी, वो उस वक्त वहाँ पर थी. तो जो मेरी एजुकेशन थी वो तो बहुत अच्छी गुजरी थी, क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छी फैकल्टी अगेन वहाँ पर आई हुई थी. लेकिन विद टाइम वो फैकल्टी जाती गई वहाँ से, और अब सुनने में यही है कि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है. क्वालिटी नहीं है वहाँ की. लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन की है, वहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन थी. और यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किया, तो अगेन फाइनेंशियल, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी की फीस DHS यूनिवर्सिटी की साल तकरीबन ₹1,00,000 पर सेमेस्टर करना. हालात थोड़े से फाइनेंशियली थोड़े से बेहतर हो गए थे, पर इतने स्टिल बेहतर नहीं हुए थे कि यूनिवर्सिटी जाना, उसका कन्वेंस, उसकी वैन, और फिर ट्यूशन फीस पेयर हो सके. तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट किए. तो मैं क्या करता था, मैं ये अगर यूनिवर्सिटी में गैप्स आते थे 2-2 घंटे के, तो मैं डिफेंस में यूनिवर्सिटी थी, मैं वहीं पर ट्यूशन्स दे रहा होता था. और सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे तक मैं, बीच में यूनिवर्सिटी होती थी और इसके अलावा सारी ट्यूशन ही होती थी. कभी मुझे भूख लग रही होती तो मैं कहीं ढाबे पे जाके पराठा खा लिया और समोसे खा लिया. इस तरीके से मैं अपने आप को एनर्जाइज रखता था. इंटरेस्टिंग. और ये ट्यूशन आप क्या हाई स्कूल के बच्चों को दे रहे होते थे मोस्टली? मोस्टली ON A levels, इवन दो कि मैंने खुद से ON A levels नहीं किया, लेकिन आई वाज एबल टू टीच देम, क्योंकि मेरी हमेशा से मैथ्स बड़ी स्ट्रांग थी, और मैं पहले खुद से पढ़ता था कि वो क्या कोर्स है उसका. क्योंकि मैंने वो सारे कोर्स टॉपिक्स तो मोस्टली कवर नहीं किए थे अपनी एजुकेशन में. वो बहुत डिफरेंट था ON A levels की पढ़ाई. तो मैं पहले खुद से पढ़ता था एक दिन, और फिर अगले दिन को करवाता था. Interesting. So 4 years में you graduated and meanwhile you were doing these tuitions and everything. So once you graduated, आपके भाई जो थे उन्होंने भी IT की एजुकेशन ली हुई थी? वो बड़े भाई थे? डिप्लोमा, हाँ, वो बड़े भाई हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, IT किया, और वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में IT को देख रहे थे. So when you graduated, was he able to help you in figuring out? क्योंकि again ये जो 2000 I would say before 2020 अगेन इतना एक्सपोजर नहीं था, ऑनलाइन आपको इतना नहीं मिलता था. मैं खुद 2015 में ग्रेजुएट किया. आगे पीछे जो लोग
ग्रेजुएट किए हैं उस टाइम के ऊपर, वो मोस्टली ऐसे थे कि एक तो आईटी के अंदर डायरेक्टली कोई आता नहीं था। मेरे अपने बैच के अंदर अगर 10 लोगों से मैं पूछूं तो उसमें से तकरीबन 7-8 कहते थे कि यार मैंने इलेक्ट्रिकल में किया था, मैकेनिकल में किया था, मेरिट नहीं आया तो मैं आईटी में, कंप्यूटर साइंस में आ गया। और फिर उसके बाद जब वो ग्रेजुएट करते थे तो उनको कोई सेंस होती नहीं थी कि जॉब क्या होती है, जॉब में एग्जैक्टली करना क्या है, किधर अप्लाई करना है। बस वो ओपन हाउस वगैरह में अगर कोई मार्केट में कोई आवाज़ है कि यार ये कंपनी अच्छी है तो सबके सब उधर निकल जाएंगे। तो आई एम क्यूरियस कि हाउ डिड यू डिसाइड कि यार अच्छा मैंने अब आगे जॉब किधर करनी है, काम क्या परस्यू करना है? डिड यू हैव मेंटोरशिप टू हेल्प यू आइडेंटिफाई कि किस फील्ड में जाना है, किस टेक्निकल उस चीज़ को परस्यू करना है? अच्छा, जब मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया, क्योंकि अगेन मेरा भाई ऑलरेडी आईटी में था, तो मेरा दिमाग दिमाग तो बना हुआ था कि मुझे आगे जाके जॉब करनी है आईटी में। और मतलब अभी भी उस वक्त भी आई वुड से कि जो 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स थे, तो उनको उनको नहीं पता था कि उनको क्या जॉब करनी है। उनको किसी ने कहा कि कंप्यूटर साइंस ले लो, वही जो अर्ली होता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ट्रेंड नहीं रहा है। अब लोग स्टूडेंट्स आर मेच्योर इनफ कि वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन बैक इन द डेज लोगों को नहीं पता होता था। लेकिन आई वाज लाइक लकी कि मेरा घर में एक आईटी का बंदा था, और मेरे मामू भी सीएस में और इसी फील्ड में थे। तो एक माइंड मेक हुआ था कि मुझे ये करना है, इसी यहाँ पे जॉब करनी है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब करनी है या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है। तो वो ऑलरेडी आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो उसमें मुझे कोई मसला नहीं हुआ। राइट, व्हाट डिड यू डू राइट आफ्टर ग्रेजुएशन? मैं ग्रेजुएट किया, मैंने आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल हैव लिस्ट ऑफ दोस कंपनीज। मैंने 21 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, एंड आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम 18 ऑफ देम। तीन लोगों से मुझे एक्सेप्टेंस हुआ, तो उसमें से भी एक एपटेक इंस्टीट्यूट था। कि अगेन क्योंकि मेरा ट्यूशन्स देना एक एक्सपीरियंस था, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। लेकिन मुझे फर्दर ट्यूटरिंग नहीं करनी थी, तो फिर वो एक फाइनल जॉब बच गई थी, जो मैंने 32,000 मेरी स्टार्टिंग पैकेज था। वहाँ पर मैंने कोई 5-6 महीने जॉब की। उसके बाद फ्रॉम 1 जनवरी 2019, वो पूरे साल का पहला ही दिन था, और मैं एचबीएल में मेरी जॉब लगी थी, एचबीएल में एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर। तो एचबीएल की जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टिल उस पर काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी आई गेस इट हैज़ 10 मिलियन यूजर्स एज ऑफ नाउ। तो नाइस। मैंने एचबीएल में काम किया, कितने और महीने? तकरीबन 9 से 10 महीने एचबीएल में मैंने काम किया। लेकिन वहाँ पे मोस्टली काम जो था वो मेंटेनेंस का काम था, और वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी। कंफर्ट जोन बहुत था, हम 9 बजे जाना है, 5 बजे 5:30 बजे छुट्टी हो जानी है। लेकिन मज़ा नहीं आता, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि यार आपने अपना दिन आज प्रोडक्टिव काम किया है। तो वहीं से मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी हुई कि मेरे पास आधा दिन बच रहा था, और मैंने आधे दिन में मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे मैं प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। तो मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शन, और जब मुझे वहाँ पे पहला क्लाइंट लैंड किया मुझे, एंड नाइस। देन आई डिसाइडेड कि नाउ दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और फिर मैंने एचबीएल से रिजाइन किया, इवन दो कि मेरे पास कोई एक्टिव क्लाइंट्स नहीं थे। लेकिन मुझे पता था कि मैं कर लूँगा दिस, नाउ आई नो द जर्नी कि मुझे क्या करना है। मैंने एचबीएल से रिजाइन किया, और अगले अगले ही महीने कोई क्लाइंट नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो ऊपर आ गया मैं। फिर वापसी मेहनत की, और आई गॉट द क्लाइंट्स। नाइस। मुझे बताएं कि जो आपने फाइवर को स्टार्ट किया 2019 के अंदर, यस, एचबीएल में यू वर डूइंग जस्ट लाइक मेंटेनेंस, डेवऑप्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रोल था वहाँ पर? डेवऑप्स का रोल नहीं था वहाँ पर। एक मोबाइल ऐप थी, उनको एनहेंस करना था, उसमें न्यू स्क्रीन्स और न्यू फीचर्स ऐड ऑन तो करना। हार्डकोर डेवलपमेंट थी वहाँ पर। ऐसा ही है। जब आप उससे हट के, आई मीन मोस्ट पीपल वुड गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन ऑल्टरनेट जॉब दिस और दैट, यू डिसाइडेड कि चलो मैं फ्रीलांसिंग ट्राई करता हूँ। What platforms were you using for, if I mean, for someone who's just graduated or is working in a company और वो satisfied नहीं है for whatever reason, आज की तारीख में वो कहता है कि यार मुझे freelancing करनी है. Everybody talks about freelancing, but it sounds like an impossibility for a newcomer. क्योंकि वो सोचता है कि यार मैं किधर जाऊंगा, क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें, कोई क्या इतनी सैचुरेट हो चुकी है मार्केट के, क्या मैं पॉसिबिलिटी भी है? तो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट, रन मी थ्रू फॉर, एंड अगेन विद द कॉन्टेक्स्ट के अगर कोई नया बंदा सुन रहा है तो वो उससे क्या सीख सके कि यार मैं भी अपनी जर्नी बना सकता हूँ फॉर एग्जांपल। देखिए, कोविड से पहले फ्रीलांसिंग में एंट्री पॉसिबल थी, बहुत आसान था। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे शायद 2 महीने लगे थे फर्स्ट फाइवर के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट रॉ में, फर्स्ट पोजीशन पे। लेट्स से अगर कोई भी उस वक्त
मोबाइल ऐप लिखता था या कोई भी रिएक्ट नेटिव लिखता था, रिएक्ट नेटिव एक टेक्नोलॉजी जिससे मोबाइल ऐप्स बिल्ड करते हैं, तो आई वाज रैंकिंग ऑन टॉप, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी रिएक्ट नेटिव लिख रहा था तो मैं फर्स्ट पे रैंक हो रहा था, और ये 2 से 3 महीने के अंदर रैंक हो गया था। तो एट दैट टाइम मार्केट वॉज नॉट वेरी सेचुरेटेड, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वॉज नॉट वेरी सेचुरेटेड, तो कोई भी नए बंदे के लिए एंट्री उस वक्त बहुत आसान थी। अगर मैं स्टिल लेट्स से क्या मैं अब 2024 या 2025 में एंट्री कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक इतना इजीली पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि आफ्टर कोविड एक रिमोट कल्चर आया, हर कोई समझ आया कि क्या है फ्रीलांसिंग, क्या है एजेंसी सेटअप, और बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग इस पे मूव हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो गए। और अब जितने भी न्यू कमर्स हैं, लेट्स से अगर मैं भी किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अब लेट्स ट्राई दिस, तो वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इंटरेस्टिंग। डू यू थिंक कि दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ ऐसा ही है, या कुछ कुछ ऐसी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, मतलब वो आपने फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, ये नहीं है कि यार बस मेरी कोई स्किल है मैं जाके फ्रीलांसिंग में बेचने की कोशिश करता हूँ, बट रादर फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म के ऊपर किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, उसका भी शायद बंदा इतना अवेलेबल नहीं है, उसमें टैप इन करें तो शायद आपको फिर भी अर्ली सक्सेस मिल जाए। जिस तरह अगेन एआई की फील्ड्स में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो कुछ नई चीज़ हमेशा ऐसी आएगी जिसको अभी लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा टू लर्न एंड बिल्ड एन एक्सपर्टीज़। तो अगर आप उसमें रैपिडली कर लें और उसमें जाके आप सर्विस देना शुरू कर दें तो पोटेंशियली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? अभी या भी पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है फॉर एग्जाम्पल, और हम इसको, हम न्यू एंट्री और न्यू मार्केट ट्रेंड हम खुद भी ढूंढ रहे थे, अगर हमें भी सर्वाइव करना है वी हैव टू लर्न। आप ही का एक कमेंट किया था मैंने 3-4 दिन पहले, उसमें यही बात हो रही थी कि आपको किस तरीके से अडॉप्ट करना है, इवन इफ़ यू आर मेच्योर एजेंसी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 2019 में मोबाइल ऐप्स पे काम कर रहे थे, अब आप वो नहीं कर सकते। 2022 में हम एनएफटी का और ब्लॉकचेन का बहुत बूम आया, तो हमने उस पर अडॉप्ट किया, उस अपनी रिसोर्सेज को उस पर ट्रेन किया। 2023 में एआई, जनरेटिव एआई पे आया, तो हमने अपनी रिसोर्सेज को उस पर टैप किया और अपनी जो सर्विसेज हैं वो इस तरफ बनाई। तो अभी भी हमने देखना है कि कौन सी, अगर किसी को न्यू एंट्री करनी है तो फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे सैचुरेशन नहीं है, कौन सी, किसकी, अगर फाइवर की बात करूं तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे गिग्स बहुत कम है। अभी भी जनरेटिव एआई की और एआई एजेंट्स की गिग्स इतनी नहीं है, तो अगर कोई जाना चाह रहा है तो एआई और अब पहले सैस होता था, अब आई ए कहा जाता है गैस। तो इस फील्ड में अभी भी लोग अपनी गिग्स बना के इस मार्केट में, एआई एजेंट्स की मार्केट में टैप इन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मैं अब पर्सनल लाइफ से हट के आई वांट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड एक ओवरऑल मार्केट डायनामिक कह लें या वो कह लें। आपके पास अभी इस वक्त 80 पीपल आर वर्किंग फॉर यू रफली, गिव और टेक? अराउंड 80 to 85, यस। और इसमें से टेक्निकल कितने हैं, इसमें बिजनेस डेवलपमेंट कितने हैं, हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन? तकरीबन आई वुड से 10 ऑफ देम और सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के हैं, और 10 to 15 कंटेंट और ग्राफिक्स और एचआर में होंगे। बाकी जो होगा 50 to 60 के बीच वो टेक इंजीनियर्स हैं और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। और ये सारे के सारे लोग जो है कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, या इसमें हर किस्म का बंदा है जो कि अपस्किल हुआ हुआ है या खुद से इंटरेस्टेड था तो वो आ गया? नहीं, जो जितना भी टेक है वो उसमें सारे ग्रेजुएट्स ही हैं, सीएस ग्रेजुएट्स ही हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को मास्टर्स इन सीएस किया और वो जॉब अच्छा, ना ऑलरेडी भी। मास्टर्स इन सीएस किया, मतलब वो कहीं ना कहीं उनको वो बेस बनानी लाजमी थी बिफोर दे वर एबल टू डू प्रॉपर हार्डकोर इंजीनियरिंग। ऐसा ही है बिल्कुल, बट वी आई गेस वी हैड सम इंजीनियर्स जो जिन्होंने सीएस का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इन्होंने कुछ डिप्लोमास और उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया कि उनको काम आ गया। वी डू नॉट स्पेसिफिकली हायर लुक फॉर कि आपकी कोई डिग्री हो, वी डू नॉट, हम लोग अपनी जॉब पोस्टिंग में भी ये नहीं डालते कि आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको काम आता है, इफ़ यू आर स्किलफुल, अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, देन वी कैन गो विद यू। मेक सेंस। कम्युनिकेशन स्किल्स आपने मेंशन किया। अच्छा, मैं इंडस्ट्री से बात करता हूँ, 99% मुझे ये कहते हैं, अगर मैं उनसे पूछूँ ना पाकिस्तानी टैलेंट का नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो मुझे ये नहीं बोलेंगे कि यार टेक्निकल का मसला है, वो बूट कैंप आई जा रहा है, कोई पाइथन सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसकी वजह से बाय द वे अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर लो तो आप $400 की रिसोर्स को $1200 में बेच सकते हो, ऐसा ही है। लेकिन उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता। एवरीबडी वांट्स द गेट रिच क्विक स्कीम, बट जब स्कीम बताई जाती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं इसके अलावा कुछ बता दें मुझे आके। सो आई सॉफ्ट एम स्किल्स क्यूरियस कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन दैट फ्रंट? अच्छा,
कम्युनिकेशन स्किल्स जो सबसे बड़ा मसला है जिसके साथ हम काम करें, गोरा वो फ्रीलांस वो इस प्लेटफॉर्म पर आ ही इसलिए रहा है कि अगर उसकी कोई सुने, उसका उसका वो ये नहीं देखा कि टैग मेरा कितना अच्छा बना है, वो देखेगा मेरी बात सही से कन्वे हो रही है, मेरी बात सही से सुन रहा है और मुझे सही से जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यूज हैं उन्होंने 90% ऑफ द रिव्यूज वो यही है कि इनकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग है, इन्होंने जवाब टाइम पे दिया है, इन्होंने हमारा मकसद सुना है, उन्होंने हमारी बात सुन के उसमें वैल्यू ऐड की है। तो ये हमारा अगेन आई वुड एग्री, डेफिनेटली एग्री विथ यू कि ये हमारा बहुत बड़ा गैप है। अगर एक मिसाल है, कोई काम कर लिया, वो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन उसको सही से बता नहीं पाते कि यार हमने ये काम किया है। टैग, यू आर वेरी गुड इन टैग, बट इफ यू आर अनेबल टू कन्वे इट, देन कोई फायदा नहीं है आपके टैग बनाने का। तो सॉफ्ट स्किल का इस रीजन में, स्पेसिफिकली एशियन रीजन में बहुत बड़ा मसला है। और हमारे जो एक एक ओपिनियन है कि एशियन मार्केट में आपको बंदे चले जाएंगे, बंदे काम नहीं करेंगे, तो वो इसी वजह से है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते कि वो क्या फेस कर रहे हैं। अगर एक मिसाल एक कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है तो वो बात कन्वे नहीं करेंगे और वो कुछ बहाना बना देंगे ताकि उसको बात कन्वे ना करनी पड़े। तो ये इज एक इट बहुत जस्ट बड़ा गैप है। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कि यार अपनी थॉट को सही तरीके से आर्टिकुलेट कर लो, अपनी बात को, उसके अगले की बात समझ लो, अगले की बात को रिस्पॉन्ड सही तरीके से कर लो? या डू यू थिंक कि इसके अंदर और भी एस्पेक्ट्स आते हैं? फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल एथिक, वर्क एथिक, डिसिप्लिन, कमिटमेंट। आपने अगर मतलब आप अगर एक काम है उसने 36 घंटे लेने हैं, और ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि यार दोस्त को कॉल करते हैं, वो कहते हैं यार 2 मिनट में आ रहा हूँ, और बिस्तर में लेटा है 2 मिनट में आ रहा हूँ। यार तू बता देना भाई, तू 40 मिनट में आएगा, ठीक है, मैं उसके हिसाब से लाइफ प्लान करूँ। तू मुझे 2 मिनट में आने का कह रहा है, तो मेरी तो ज़िंदगी उसके हिसाब से प्लानिंग हुई हुई है ना। फिर वो आपको पूरा मुल्क जो है वो इस अजम्पशन पे चलता है कि 2 मिनट बोला है तो 40 मिनट है। अच्छा, गोरा इस अजम्पशन पे नहीं चल रहा। जितनी भी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो ट्रस्ट पे चल रही हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि यार तुमने जो भी मुझे कमिटमेंट देनी है तुम दो, मैं तुम्हें डंडे के जोर पे नहीं आके पकड़ूंगा, लेकिन तुम जो दो उसके साथ स्टिक करो। तो डू यू थिंक कि देर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जो कि जब आप यानी कि काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक देयर इज अ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हैपनिंग बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड और द वेस्टर्न इकोनॉमीज एंड पाकिस्तान वेयर द वर्क इज बीइंग डन? आई गेस हमारा जो एक प्रोफेशनल एथिक्स है, हमारी अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर एक मिसाल है जैसे आपकी किताब पे हम 2 मिनट में आ रहा हूँ लेकिन वो बिस्तर पे बैठा हुआ है, तो उसको गलत समझा ही नहीं जाता है। ये एक नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर एक मिसाल है, हमारे रिसोर्सेज, हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो अगर 11 बजे का टाइम है, वो आएंगे 2 बजे, और वो उसको गलत समझेंगे भी नहीं कि ये गलत है। वो यही तो टाइम है। एक और ऐसा लगता है कि वाकई में यही टाइम है, यही 1 बजे का तो टाइम है, क्योंकि इसको नॉर्मलाइज किया हुआ है। हम गलत करें लेकिन हमें इतने कॉन्फिडेंट में गलत करें कि वो सही है, हमने उसको सही बना दिया। तो ये यही मसला है हमारी। अब जो रूट्स से चीजें चली आ रही हैं कि हमने हर गलत चीज को सही बना दिया है, तो वही कम्युनिकेशन में भी मसला आ रहा है। एक मिसाल, एक एम्प्लॉय ने क्या काम किया, वो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुझे रात को एट द डेली प्रोग्रेस अपडेट भेजेगा, लेकिन वो बंदा नहीं भेज रहा, वो अगले 2 दिन के बाद भेज रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका क्लाइंट जो है वो इफेक्ट होगा कि भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रोज रात को मुझे अपडेट भेजो कि आपने क्या किया है पूरे दिन में, लेकिन वो नहीं भेज रहा। तो ये एक मसला। और अगेन वो उनको रियलाइज ही नहीं है कि वो गलत है। How do तो you deal with that? I mean, how do you deal with with constantly training talent on? क्या आप ये करते हैं कि यार कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल एक अलग टीम है, वो बस कम्युनिकेट करती रहे और उसका काम है कि वो कॉन्स्टेंटली अपडेट्स ले और फिर कम्युनिकेट करे? या आपने कोई प्रोसेस बनाया है जिसमें लोग जो हैं वो आके फाइनली सीख रहे हैं और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अच्छा भाई दुनिया में काम ऐसे होता है और हमें बड़ा हो जाना चाहिए, वी नीड टू ग्रो अप? इफ़ अगेन अगर 80 बंदा है तो 80 का 80 बंदा आज सीख गया चीज़ें, या उसमें से वही मसला है कि आपने वो बैटल छोड़ दिया, आपने कहा है कि यार चलो मैं 4 6 8 लगा दूंगा इस काम में और बाकी सब जो है ना वो बस मुझे काम करके दे दें, दैट्स फाइन? तो यही है कि हमने कुछ लीड्स बना दी हैं जो कि क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिए हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो बाकी जो टीम है वो हर कोई कम्युनिकेट अगेन नहीं कर पाता। जो हमें लगता है कि जो टैकी हैं और जो जिनका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग है, उनको हमने आगे रखा है, जो क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वही उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं। और फिर हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। और अगेन एक हमने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है कि यार जो भी आप बात करो, जो भी आप मैसेज लिख रहे हो, चैट जीपीटी से रिफ्रेश लाजमी करवा लो, ताकि और उससे इम्प्रोवाइज करो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट इम्प्रूव होना है तो इसको तो हमने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है। और सारे
बंदे नहीं कम्युनिकेट कर रहे, कुछ एक टीम है जो लीड्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उससे वही दे आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स। अब उसकी ट्रेनिंग पे अगेन बहुत टाइम लग जाएगा, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग ऑगमेंटेशन मॉडल पे हम काम नहीं कर रहे, कि हम हर किसी को फ्रंट पे रखेंगे, वही अगेन एक कम्युनिकेशन गैप आएगा और हमारा क्लाइंट हमसे ख़राब होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हमारा एंड गोल ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसको वो खुश हो, वो सेटिस्फाई हो, और एट द एंड ऑफ द डे हमें भी सुकून की नींद आए। अगर हमारे से कोई क्लाइंट खुश नहीं है तो हमें भी सुकून की नींद नहीं आनी है। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका कभी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था? यू स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर ओनली, राइट? अकेले किया था ना आपने? स्टार्ट में एजेंसी नहीं बनाई थी कोई फंडिंग वंडिंग लेके? यस, ऐसा ही था शुरू में, बिल्कुल मैं अकेले ही काम कर रहा था। और मैं इस चीज़ में, मैं आई गेस जो मैंने जॉब की थी पुरानी में, वहाँ से मैं डेली बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा था क्लाइंट के साथ। आई गेस मुझे वहाँ से बहुत हेल्प हुई थी कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा वो एक्सपीरियंस था, मुझे उसमें बहुत हेल्प किया इस चीज़ अपनी एजेंसी सेटअप करने में, अपनी एज अ फ्रीलांसर कम्युनिकेट करने में। तो टिल नाउ आई डोंट थिंक आई हैड एनी कम्युनिकेशन इश्यूज, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि उसकी बात समझूं और उसकी हमेशा वैल्यू ऐड करूं कहीं कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए अगेन मोस्ट ऑफ द रिव्यूज ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स आर अबाउट कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। मुझे बताइएगा कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे से कि यार एजेंसी मॉडल इज डाइंग, बिकॉज द एजेंसी मॉडल ये था कि यार अगर मेरे पास 4 बंदा है, और मोस्ट टेक कंपनीज वुड हैव लाइक 4 5 6 7 रिसोर्सेज। स्मॉल टेक कंपनी वो बनाएंगे, 4 लड़के इकट्ठे होंगे, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें यही होता था कि there was a lot of grunt work, and grunt work was what was outsourced more often than not, because vision normally comes from within the company. उसमें आपके पास लेट्स से फाउंडर है या प्रोडक्ट मैनेजर है या जो भी है, वो विजन दे देता था और कहता था कि यार अगर मुझे वो विजन आगे अपनी टीम को बताना है तो टीम को कटाओ, आउटसोर्स कर दो, 1/4 ऑफ द कॉस्ट में वो काम हो जाएगा। अच्छा, अब इन लॉट ऑफ वेज AI ठीक है अर्ली स्टेजेस में है, बट AI जो है वो भी यही कर रही है, वो इंस्ट्रक्शन ले रही है और वो कम्युनिकेट अच्छा कर रही है इंटरेस्टिंगली, और वो आपको जो है ना वो रिजल्ट्स वन वे और द अदर जनरेट करके देना शुरू हो गई है। ओवर टाइम इट्स गोना गेट बेटर। सो लोगों का कंसर्न आखिर में यही आ रहा है कि यार पता नहीं, ओवरऑल वाइडर डिस्कशन भी यही है कि अब तो जॉब सारी ख़त्म हो जाएंगी, इंसान फारिग बैठ जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर डिफ्लेशन आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर इज़ गोना गो डाउन सो मच कि एक्चुअली जो बूम साइकिल था ना सॉफ्टवेयर के, वो जी जिसने IT कर लिया उसने जी डॉलर में कमाना शुरू किया और वारे नहीं आ रहे, वो वारे नहीं आ रहे तो ख़त्म। अब तो बस जो है मैक्सिमम ये होगा कि यार एक इंडिविजुअल जो है वो जॉब जो बहुत चीता है या सीनियर रिसोर्स है वो जॉब पे लगेगा और वो AI को यूज़ करके सारा कुछ कर देगा, जो वो एक महीने में करता था अकेले, और उस तरह के 25 और लोग मिल के एक महीने में डिलीवर कर रहे होते थे, वो एक महीने में वो अकेला बंदा बैठ के पूरा डिलीवर कर देगा, सौ बिस्मिल्लाह। हाउ डू यू सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इन टर्म्स ऑफ शेयर प्रोडक्टिविटी, के जहाँ पर आपके पास AI आ चुकी है और उसने आके वन वे और दी अदर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है, आपकी टीम्स के अंदर आपने क्या इम्पैक्ट देखा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? अच्छा, मेरी इस बारे में सोचा है, अगर जो बंदा AI यूज़ नहीं कर रहा, वो तो लाजमी सी बात है, वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जो ये बंदा सही से AI को यूज़ कर रहा है और अपने आप को एफिशिएंट रख रहा है, वो अभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो AI इज नॉट गोइंग टू किल जॉब, बट AI इज गोइंग टू किल द पर्सन हु आर नॉट यूजिंग AI। तो What do you mean by using AI? I mean, everybody says it, but really, what does using AI mean? फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने सेल्स के काम में आप उससे अपनी फिजिबिलिटी बनाना कि हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी फीचर लिस्ट बनाना, उसके बारे में डिटेल रिसर्च करना। हम एक मिसाल है, किसी को प्रपोजल सेंड करना होता था पहले बिफोर AI, हम उसमें 3 से 4 दिन लगते थे उस पर रिसर्च करने, उसकी फिजिबिलिटी बनाने में, उसमें क्या टैग इन्वॉल्व होना है। अब वो काम 20 मिनट में हो जाता है और हम 20 मिनट में हम प्रपोजल सेंड कर देते हैं। तो दिस इज लाइक द बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन इज यूजिंग AI टू एफिशिएंटली Enhance their डू द वर्क। अगर मैं आपसे पूछूं एंड टू एंड साइकिल, एक है प्रोजेक्ट आप कभी इनवर्ड लीड आती है, आउटवर्ड आप रीच आउट करते हैं, प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक प्री सेल्स का काम है, सेल्स का काम है, आप लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद आप प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं, फिर आप लेट से 4-5 महीने काम करते हैं और आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं और उसके एक्स अमाउंट पैसे कमा लेते हैं। पहले भी ये होता होगा। अब फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, कैन यू रन मी थ्रू द वर्क फ्लो एंड हाउ आर यू यूटिलाइजिंग AI इन डिफरेंट नोड्स? सही।
पहले क्या होता था, पहले एक लीड आई, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, आपने 1 हफ्ता या 4 से 5 दिन पर रिसर्च करना है, उसको प्रपोजल सेंड करना है। अब वो काम हो गया हमारा 1 घंटे में। 1 घंटे में हमने सारी रिसर्च कर ली। पहले उस रिसर्च के लिए 2 से 3 बंदों को लगाना पड़ता था, टेक लीड को पकड़ना पड़ता था कि यार ये चीज़ बताओ, ये हो सकती है नहीं हो सकती। अब वो AI कर देता है, तो वो टेक लीड की हमें वहाँ पर नीड नहीं है। वो AI 1 घंटे मैंने प्रपोजल सेंड कर दिया। क्लाइंट भी खुश किया, यार इन्होंने इतनी जल्दी रिसर्च कर ली। और कोशिश ये होती है कि पहली कॉल पे जाओ, उसकी सारी अंडरस्टैंड करो और वहीं पे क्लोज कर दो, क्योंकि जितनी लीड पुरानी होगी उतनी ज़्यादा वो चांस भाग आपके जाएगा। चले गए। और तो इसमें एआई से मुराद ये है कि आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए? यही है, चैट जीपीटी को हमने उसका कॉन्सेप्ट दिया, हमने पूछा इसमें क्या चीज़ें बेहतर है, क्योंकि अब जो बिजनेस डेवलपमेंट इंजीनियर है वो उतना टेक नहीं है, उसको हमेशा टेक बंदे की ज़रूरत होती है। तो वो अब खुद से, तो एक गैप आ जाता था कि यार वो जब अवेलेबल होगा तो मैं उससे बात करूंगा, उससे मीटिंग करूंगा। अब वो सारी रिसर्च चैट जीपीटी से कर रहा है या ग्रॉक से कर रहा है, और उसने एक डॉक्यूमेंट बना लिया कि यार ये चीज़ पॉसिबल है, इसका बजट इतना होना चाहिए, और ये हम इतने टाइम में करके दे देंगे। तो वो 1 घंटे में पूरी रिसर्च हो गई और 1 घंटे में प्रपोजल सेंड हो गया, और वो कॉल पे आया और हमने कोशिश किया उसको लॉक कर दिया जाए। अब जैसे ही ऑन बोर्ड हुआ वो प्रोजेक्ट, पहले क्या होता था कि पहले हमने 1 महीने में उसका उस एक बैकएंड बनाना है, उसकी ERD बनानी है। अब ERD भी हमने चैट जीपीटी से या ग्रॉक से बनवा ली कि यार क्या बेहतर है। हम, एक इंसान है 2 साल का एक्सपीरियंस लेकिन वो एक बैकएंड बना रहे हैं, लेकिन AI उसके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है विद डिफरेंट इंजीनियर्स। उसने AI जो एक उसका फाउंडेशन बनाएगा, उसका ERD डायग्राम बनाएगा, वो ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो उसने वहाँ पर हम एक रिसोर्स का या कुछ घंटों का काम बचा लिया, कुछ हफ्तों का काम बचा लिया। ERD आ गई, हमने उससे फिर हम कर्सर यूज़ कर रहे हैं, हम गिटअप को पायलट यूज़ कर रहे हैं। जो काम एक में साढ़े 4 महीने में डेवलपमेंट होनी थी, वो आइडियली हम उसको 1 महीने में लेकर जा सकते हैं। और हम इसको अडॉप्ट कर भी रहे हैं। हमने अपने पास कर्सर परचेज कर लिए हैं, हम अपने गिटअप पायलट और ग्रॉक हर चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली है। वो सेल्स में भी, प्री सेल्स में भी हो रही है, सेल्स में भी हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट में भी हो रही है। डिज़ाइन UI विजर्ड्स जैसे टूल्स हैं, जो आपने एक आइडिया बताया और उसने एक इंस्पिरेशन बना दी, फिर हमने उस इंस्पिरेशन से बेहतर चीज़ें कर ली। तो हर हर डिपार्टमेंट में AI इन्वॉल्व हो गया है। इवन कि हमने HR प्रोसेस को भी हमने AI पे लगा दिया कि हमने बस एक लिंक सेंड कर दिया कैंडिडेट को, और वो उसने AI इंटरव्यू ले लिया, एक कॉल पे किया, AI इंटरव्यू हो गया और हमें रिपोर्ट आ गई कि वेदर वी शुड हायर दैट पर्सन और नो। राइट। इसमें जो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल जो जो आपके कोडर्स हैं, जो आपके एक्चुअल चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, वो किस हद तक उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, डू यू थिंक? आपने कहा कर्सर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसमें स्पीड बढ़ी है, जहाँ पे वो पोटेंशियली पहले फंस रहे थे वो फंसना बंद हो गए हैं। एक वो हमेशा मसला आता है ना कि लॉजिक बिल्डिंग के अंदर पहले ये कहा जाता था कि यार प्रॉब्लम सॉल्वर में, बड़ी कंपनियों से आप बात करेंगे ना, और उनसे आप पूछेंगे कि यार टेक्निकल स्किल्स में कहाँ पे मसला आ रहा है और कौन सी ऐसी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ये वो तो हमेशा आगे ये बात बोलते थे कि यार क्रिटिकल थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर मिसिंग है। क्योंकि वो, आप ब्रेन डेड बॉटम ऑफ द फूड चेन, आपने उसको कोड लिखने को दे दिया, उसने कोड लिख दिया, वो तो बंदा मिल रहा था रटा रटाया। लेकिन अगर आपने एक्चुअल एक बिजनेस लॉजिक दी और कहा कि यार इसको सॉल्व करो मुझे थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू कोड, तो वहाँ पे 90% ऑफ टैलेंट वुड फेल। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी अब तो आपको चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग है, अब तो आपको चाहिए ही सेंस है ऑफ के यार मुझे चाहिए क्या है और मुझे उससे क्या निकालना है। और फिर आप जब अगर सही, AI कैन ओनली डू सो मच, AI विल डू व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड टू इट। इफ़ यू कम्युनिकेट द राइट थिंग, AI कैन बी मैजिकल। बट अगर आप गलत चीज़ पूछेंगे तो वो आपको गलत ही जवाब देगी। सो आई एम क्यूरियस कि जहाँ पर इंजीनियर्स की बात आती है वहाँ, और पुराने मॉडल के तहत जहाँ पर बिल्कुल जो बॉटम ऑफ द पिरामिड आपके इंजीनियर्स थे, उनके अंदर AI या कर्सर या इन चीज़ों से क्या इम्पैक्ट आया है? क्या वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी इंसाइट को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, बिजनेस की डोमेन नॉलेज को, या हमने एक्चुअल में क्लाइंट चाहता क्या है और उसको हम किस तरीके से रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी? देखिए, इसके बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। मैं अगर आपको नेगेटिव्स बताऊं, तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपने आप को इतना रिलाय कर दिया है इन टूल्स के पीछे कि वो
क्रिटिकल थिंकिंग जो पहले सोच भी रहा था वो भी अब नहीं उस तरह के सोच रहा है। अगर हमने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, हमने 2 महीने पहले सबको कहा कि यार आज छोटा सा टेस्ट है, अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करते हैं, आज हमने चैटजीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज नहीं कर रहा, और बहुत ही इजी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था कि जो 6 महीने का एक्सपीरियंस का बंदा है वो कर सकता है। और उसमें 3 साल के डेवलपर्स, 3 साल एक्सपीरियंस के डेवलपर्स भी बैठे हुए थे, लेकिन दे वर अनएबल टू डू दैट बिकॉज कि हमने एआई वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो अब जो पहले बंदा थोड़ा बहुत सोच रहा था, लॉजिक बिल्डिंग कर रहा था कि यार मुझे इस तरीके से ये बैकएंड लिखना है, इस तरीके से ये करना है, अब वो क्योंकि लास्ट 2 साल से वो कम्प्लीटली रिलाय हो गया है चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स पे, तो अब वो बेसिक चीजें नहीं कर सक रहा है। लेकिन अब जो एआई से कोड आया है उसको इंटीग्रेट किस तरीके से अपने मकसद के लिए चलाना है, उसको वो समझ आ गया है कि आपने ये प्रॉम्प्ट दिया है, ये टूल है, ये चीज यहाँ से उठाना है, वो चीज वहां से उठाया, अगर सही नहीं चला है उसको दूसरे तरीके से सवाल किया, अगर चैटजीपीटी नहीं करके दे रहा तो ग्रॉक किया, ग्रॉक नहीं करके दे रहा तो क्लाउड किया, क्लाउड नहीं करके दे रहा तो कर्सर से करवा लिया। तो अपना जो एंड गोल है वो कहीं ना कहीं से अचीव कर रहा है। तो नाउ वी आर सेइंग वाइब कोडिंग, कि वाइब कोडिंग का आजकल बड़ा है। और आजकल ये अगर लिंक्डइन पे भी देखें तो वही बहस हो रही है कि लीड कोड क्या अब जरूरी है, जो लॉजिक बिल्डिंग, क्योंकि गूगल्स की अगर किसी को इंटरव्यू देना है तो वो 4-4 महीने की लीड कोडिंग की प्रैक्टिस करते थे, और अब उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू जो वो दे रहा है वो 2 मिनट में लीड कोड से वो एआई से क्रैक कर सकता है। तो क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा डिबेट है। बट व्हाट आई वुड से कि आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक मिसाल चैट जीपीटी या एआई की टूल्स आ गए तो आपने जो पहले काम कर रहे थे वही भूल गए। स्टिल लॉजिक बिल्डिंग आपको अभी भी होनी चाहिए। तो हम ये सेशंस अपने पास तो करते रहते हैं कि यार एक दिन आज चैट जीपीटी के बगैर काम करना है, ताकि आपका जो दिमाग चल रहा है अपनी कोडिंग पे, इट्स लाइक योर ब्रेन एक्सरसाइज, वो आप करते रहें, वो आपकी चलती रहे। एज अ एजेंसी, एज अ सीईओ, व्हाट आई वुड से कि इससे हमारा काम बढ़ गया है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले एक बंदा एक प्रोजेक्ट था जो कि 4 महीने में हो रहा था, अब वो प्रोजेक्ट 2 महीने में हो रहा है, तो मैं 2 महीने में मुझे रूम मिल गया कि मुझे एक और प्रोजेक्ट कैप्चर करने का। और एआई एजेंट्स की वजह से हमारा, आई वुड से कि हमने इस वजह से काफ़ी अपना काम एक्सपेंड किया है, और बिकॉज हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारा ज़्यादा हो गए क्योंकि हम रिसोर्सेज वहाँ पर बचा रहे हैं। तो आई वुड से कि सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए तो ये फ़ायदा ही है। एज अ सीईओ या एज अ एजेंसी ओनर ये इसको पॉजिटिव में ही देखेंगे। Over the last 4 or 5 years, you've been active for 6 years, I would say. Sixth year आपका चल रहा है. दिस इज माय 7th ईयर, क्योंकि 2019 में हमने स्टार्ट कर दिया था। राइट, तो 7th year आपका चल रहा है, और इसके अंदर आप जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़े अप एंड डाउन्स आए हैं. आई एम क्यूरियस कि आपको अगर आप अपनी 7 year जर्नी निकालें तो वॉज इट ऑलवेज ईजी, कंफर्टेबल, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बस ग्रो करते जा रहे हैं, कि दरमियान में आपको मोमेंट्स ऑफ टेंशन मिली थी कि यार ये तो हालात, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं ना जिसमें पिछले 2 साल उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त गुजारे और उनको लिए बड़ी कन्फ्यूजन थी कि ये चलेगा नहीं चलेगा. तो आई एम क्यूरियस कि ओवरऑल जनरली हैव यू एवर हैड अ डाउन टर्न एंड जहाँ पर आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा हो, एंड ओवर द लास्ट 2 years जब आपका डॉलर क्रैश कर रहा था, क्योंकि हमारा एजम्पशन है इसके एक्सपोर्ट वाला तो फिर भी कंफर्टेबल होगा, लेकिन ये कि उस टाइम के अंदर आप लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे? वर यू एक्चुअली ग्रोइंग, did you also go through some sort of a crisis at the time? अच्छा, शुरू से जब से 2019 के बाद फौरन से कोविड आ गया था, और उस वक्त सारे बिजनेसेस फॉल कर रहे थे, लेकिन आई गेस आईटी इंडस्ट्री और मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री वाज द ओनली इंडस्ट्री के वो सर्वाइव कर रहे थे, और वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि हर किसी ने, फॉर एग्जाम्पल किसी का स्टोर है तो इसको ऑनलाइन स्टोर बनाना है। तो आईटी इंडस्ट्री को उस वक्त भी इफेक्ट नहीं हुआ था, और अभी भी आईटी इंडस्ट्री को आई डोंट थिंक कोई इफेक्ट है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि यार एआई आने के बाद हमारा काम खत्म हो रहा है, या, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। फॉर एग्जांपल पहले एआई एजेंट से काम नहीं था, अब हम एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, एआई रैपर्स लिख रहे हैं। तो आपने अपने आप को देखना है कि किस तरीके से आप फिगर आउट कर रहे हो, और किस तरीके से पॉजिटिव रह के आप न्यू सर्विसेज को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अगर मैं अपना क्वार्टर वाइज रेवेन्यू देखता हूँ तो आई डोंट थिंक, और ऐसा कोई क्वार्टर नहीं गया कि लास्ट क्वार्टर से हमने कम किया हो, या ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें हमने ब्रेक इवन या हमें लॉस में जाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कभी ऐसा नहीं मसला नहीं आया है कि हम डिक्लाइन कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर रहे हैं। हर क्वार्टर में हमने ग्रो किया है अल्हम्दुलिल्लाह।
And what's the vision here? Where do you see this going? आई वुड से कि जो लॉन्ग टर्म विजन है वो यही है कि पाकिस्तान की लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी लाइक टेंट पल्स है, वेंचर टाइप है, सिस्टम लिमिटेड है, उसी डायरेक्शन में जाना है. लाइक दे वर हियर फॉर लाइक 2 डिकेड्स. अगर सिस्टम लिमिटेड की बात किया तो वो 5 डिकेड से हैं, और वो उस वक्त मार्केट में इंडस्ट्री इन हो गए थे जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी. अगर 10 की बात की जाए तो वो 2004 में जब नया नया इंटरनेट आया था, जब इतनी एजेंसीज नहीं थी, पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वो टेक में इंटर हो गए. अब जाहिर सी बात है, उन्होंने अर्ली मार्केट कैप्चर कर ली, उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स क्लोज कर लिए, उन्होंने बड़ी डील्स क्लोज कर ली, और वो बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंच गए. लेकिन इंशाल्लाह we are going with the same growth pace, I would say. और in the long term goal हमारा यही है कि हमें पाकिस्तान की one of the pioneers बनना है, not only in Pakistan Right. but globally. But do you think that can be possible through just freelancing platforms? I I don't. mean, freelancing platforms तब वही है कि 50-100 बंदा भी I would say is a stretch. Again, I'm not discounting, हो सकते हैं बहुत सारे freelancing platforms के ऊपर 2, 250, 300, 400 बंदे की कंपनी भी चला रहे हो. लेकिन अगर नेट रेवेन्यू की बात करें, हायर वैल्यू की बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बंदा आ रहा होता है वो there's a difference between जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आके एक प्रोजेक्ट निकाल रहा है और जो दूसरी ओपन मार्केट से जाके निकाल रहा है, राइट. माई अंडरस्टैंडिंग इज़, हमारी पहले बात हुई थी कि आपका एवरेज टिकट साइज़ जो है $40,000-50,000 है. That's आप it. सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो डिफरेंस बिटवीन एजेंसी जो फ्रीलांसिंग से मूव करके आए हैं और जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, सॉफ्टवेयर हाउस से आप बात करें वो कहता है जी 5 लाख, 1 मिलियन, राइट. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ वर्क कह लें या द वैल्यू ऑफ वर्क कह लें. तो स्केल फिर उस पर आएगा. स्केल जो है वो कहीं ना कहीं आपको जाके रिलेशनशिप्स क्यूरेट करनी होंगी, आपने ट्रस्ट डेवलप करना होगा, आपने अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा. एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर एरियाज जहाँ पर आई फील लाइक लॉट ऑफ एजेंसीज आर लैकिंग इज दैट दे हैवंट बीन एबल टू ऑटोमेट देयर वर्क फ्लोज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज दमसेल्व्स, जहाँ पर उनके पास HR की भी प्रॉपर टीम्स हैं, फाइनेंस की भी प्रॉपर लोग हैं, पे रोल्स भी प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं, एक कॉर्पोरेट की तरह उन्होंने अपने आप को सेट किया हो. क्योंकि इवन दो इट सीम्स लाइक एन अनोइंग ब्यूरोक्रेटिक रिडंडेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन वो आपको सेट करता है कि यार आज 50 बंदे की कंपनी में जो है ना न्यूरोटिक होके हर एक बंदा मैनेज कर रहा है, सारा CEO बैठा कर रहा है या 2-3 फाउंडर्स कर रहे हैं. लेकिन जब 500 पे जाएगा तो क्या होगा? एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अनएबल टू ग्रो बिकॉज वो CEO अपने आप को इतना इन्वॉल्व रखता है कि वो कॉन्स्टेंटली फिर ही हैज़ टू गो एंड फायर फाइट, एंड सो वो ग्रोथ कर ही नहीं सकता. तो उसके लिए I'm curious कि how have you sort of structured your company and how are you going ahead to actually utilize that growth and to go from, let's say, 40,000 ticket size to 500,000 or above. अच्छा, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, लाइक आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. अगर लेट्स से कि हमारा विजन वो है, तो हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर जाके बैठना पड़ेगा. यूएस में एजेंसीज, यूएस में ऑफिस सेटअप करने पड़ेंगे जो कि मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, और वहाँ से क्लाइंट क्लोज कर रहे हैं. और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं. अभी संडे को ही मैं संडे नाइट को मैं यूएस से आया हूँ, और मीटिंग्स करके और टेक इवेंट्स करके मैं वहाँ से आया हूँ. तो एज ऑफ नाउ जो सारा एजेंसी का प्रोसेस है वो ऑटोमेट है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हम मैक्सिमम 1 मिलियन और 2 मिलियन रेवेन्यू इस तरह से कर सकते हैं. इफ वी हैव टू लाइक गो टू अ लाइक 10 मिलियन एनुअल रेवेन्यू, हमें वहाँ पर बैठना पड़ेगा, वहाँ से बंदे हायर करने पड़ेंगे, वहाँ की टीम्स हायर करनी पड़ेगी, वहाँ से रिलेशन इस तरह से रखना पड़ेगा कि हम यूएस में हमारी एक बैक ऑफिस, यूएस में एक मेन ऑफिस है, सेल्स का ऑफिस है, वो मीटिंग्स हो रही हैं, और वहाँ से प्रोजेक्ट्स क्लोज हो रहे हैं, इंस्टेड कि हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स से करें. तो एंड गोल अगेन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स रहना नहीं है, और मैं उसके लिए ऑलरेडी, हम लोग इसके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि हम मीटिंग्स कर रहे हैं. लाइक लास्ट 2 साल में हमने बहुत इस तरह से बाहर मीटिंग्स की हैं, बहुत ट्रैवल किया इसी पर्पज़ के लिए, और एंड गोल यही है कि हम बाहर से बैठ के सारा जो बड़े टिकट्स हैं वो वहाँ से क्लोज करें.
उन 2 सालों में आपने क्या सीखा है? आई मीन फॉर अ लॉट ऑफ एजेंसीज हु आर आल्सो होपिंग टू डू द सेम, मे बी दे डिडंट हैव द टाइम टू एक्चुअली एक्सपैंड आउट। बड़े लोग कहते हैं आजकल के यार फ्रीलांसिंग वगैरह वेबसाइट्स के ऊपर काम कम आ रहा है, तो हमने सेल्स बढ़ानी है। अब वो मेरे पास भी आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हम डिजिटल का कोई तरीका बताएं। अब वो डिजिटल के हैक्स हैं, कोल्ड कॉल, ईमेल्स, दिस एंड दैट, बट ये हैक सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये इतना ज़्यादा सैचुरेट हो रही है मार्केट, और चैट जीपीटी ने फ्लड गेट्स खोलती हैं। सो आपको पता भी नहीं है, मुझे ईमेल के ऊपर दिन का जो है ना वो 50 बंदा आता है। मेरा काम धंधा मीडिया का है, तो मुझे मीडिया के आते हैं कि आपका थंबनेल बना देंगे, आपका एडिटिंग कर देंगे। सर जब भी मैंने अगर रिस्पॉन्ड कभी गलती से कर भी लिया ना, तो वो टैलेंट नहीं होता। तो मेरा अब रूटीन बन गया है कि मुझे जब तक कोई ख़ुद से मुंह से आके रेकमेंड नहीं करेगा, या मेरे पास मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मैं किसी का काम नहीं देखूंगा, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट एंड एक्चुअली वर्क विद समवन थ्रू दीज ईमेल्स। तो अभी भी चलो कहीं ना कहीं ईमेल्स पे काम थोड़ा बहुत चल रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने फ्रीलांसिंग किया और उन्होंने पाकिस्तान से बैठ के, पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए काफ़ी दफ़ा। काफ़ी लोग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं, लेकिन वो कभी अपने काम धंधे में इतने बिजी बैठे हुए हैं कि उन्होंने कभी वही नहीं किया। या विजन का मसला है, ख्वाब का मसला है कि यार पासपोर्ट बनाओ, किसी कॉन्फ्रेंस पे जाओ, देखो दुनिया एक्चुअल में चल किस तरह रही है, काम क्या चल रहा है। um, आपका पिछले 2 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अच्छा भाई अब अगर स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैंने एक्सपैंड आउट करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। काफ़ी लोग सारा पैसा अपना पाकिस्तान ला रहे थे या वाइज में पार्क किया हुआ था। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई होल्डको बनानी पड़ेगी जहाँ पर पैसा आपका पार्क हो, जहाँ से आप बंदे हायर कर सकते हैं और आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स क्यूरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, मार्केट्स बहुत बड़ी हैं, आप हर जगह हाथ पाँव नहीं मार सकते। सो व्हाट आर यू लुकिंग एट? एंड just to confirm, you are doubling down on AI work, right? You're saying कि भाई मैंने generative AI और AI agents और जो इस वक्त सारा मार्केट के अंदर बूम साइकिल चल रहा है, मैंने उसको कैपिटलाइज करना है। सो हाउ आर यू प्लानिंग ऑन डूइंग दैट? अच्छा, मैं अगर लेट्स से कि मैं अभी लास्ट वीक की बात करूँ, मैं सैन फ्रांसिस्को में था, और वहाँ जो मैं आई वाज लाइक, मैं पहली बार सैन फ्रांसिस्को में लैंड किया था। तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ लोग बातें क्या कर रहे हैं। मैंने कभी एक सोचा भी नहीं था कि यार एक बंदा दूसरे से पूछे कि भाई तुमने कितना रेस किया। वहाँ पे बात ही यही चल रही है कि आपने अपने स्टार्टअप के लिए कितना कितना रेस किया। और जब यहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें अंदाजा ही नहीं था। वहाँ पे जाके ऐसा लगता है इवन दो यू आर हैविंग 1 मिलियन एनुअल रेवेन्यू, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो अगेन, जिसका ये ख्वाब है कि यार एक सॉफ्टवेयर एजेंसी से सॉफ्टवेयर हाउस पे कन्वर्ट करना है, वो पाकिस्तान में बैठे बैठे नहीं हो सकता है। आपने अपनी टीम्स को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, वहाँ पे से हायरिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। और एजेंसीज, अगर कोल्ड कॉलिंग हो गया या कोल्ड आउटरीच हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया या पीपीसी हो गया, हर किसी का टिकट सेट मैक्सिमम यही है कि 20,000, 30,000, 40,000, मैक्स $100,000 हो जाएगा। उससे ज़्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। जिन्होंने भी है कि एक्सपेंड करना है, वहाँ पे ऑफिस बनाना है। फॉर एग्जांपल टेन पल्स क्या कर रहे हैं, टेन पल्स वहाँ पे एक ऑफिस कितने एक्वायर किए हुए हैं, उन्होंने कोलंबिया में किए हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में किए हुए हैं। तो वो होंगे किस तरीके से, अभी जो मैं मीटिंग्स करके आया हूँ वहाँ पे, के एक मिसाल है वाई कॉम्बिनेटर को, जिनको सीड इन्वेस्टमेंट मिली है। आप उनसे जाके बात करो कि यार अब आपने टैग बनाना है, आप वहाँ पर हायरिंग करोगे, वहाँ पर आपको एक मिसाल है $4 लाख लगेगा, हम आपसे $2 लाख में ये चीज़ बना के दे देंगे। तो एंड गोल तो यही है कि वहाँ पर बैठ के वहाँ से वहाँ पे हायरिंग सेल्स की टीम हो और वहाँ पे क्लोज हो। और वहाँ पे अब अगेन टिकट साइज आपका बड़ा होगा, देन यू कैन डेफिनेटली से कि आप बड़े टिकट्स पे जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप इसी लूप में फंसे हुए हो। आपको शुरू में तो $40 अच्छा लगता है, $50 अच्छा लगता है, लेकिन कब तक? 2 साल बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। 2 साल बाद भी अगर हम यही कर रहे हैं तो हम पीछे रह गए। अगर हम I दो mean, साल that's the difference between the $2 billion Pakistani IT industry and the $250 billion Indian IT industry. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी, do you think Pakistan has a cost advantage now? या अभी भी आपको सस्ता इंडियन मिल जाएगा और वो आपसे इसी प्राइस पे compete करता है? अगर फ्रीलांसर की बात करें तो पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं है। स्टिल इंडिया पे मेरी कुछ फ्रीलांसर हैं, उनसे चलती है कि वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, इवन की फ्रीलांसिंग पे भी। तो पाकिस्तान को एक ये तो एक एडवांटेज है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने टैक्स नहीं रखा, इवन आईटी इंडस्ट्री एजेंसीज पे भी, इवन फ्रीलांसर पे भी। तो ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम
ओवरऑल देखें तो क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा है, इंडियन फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा है, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडियन फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एक गोरा है, गोरे ने टीम बनाई हुई है, 4 फ्रीलांसर इंडिया से हैं, 4 फ्रीलांसर पाकिस्तान से हैं, 4 बांग्लादेश से हैं। तो कॉस्ट एडवांटेज आई वुड से कि मतलब उस गोरे के लिए तो उसको उसको भी उतना ही पैसे देना है। वो उसमें एक मिसाल है 2000 में वो डेवलप, वो भी खुश है, पाकिस्तानी भी हम लोग खुश हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा उसके लिए कुछ बेनिफिट है, मतलब उसको सारा उसके सेम। बाद देखें, कॉस्ट एडवांटेज का मतलब बड़ा सिंपल है ना। सेल्स जो है वो आप जा रहे हैं जाके $2000 की कर रहे हैं, अगर वो इंडियन भी 2000 ही कर रहा है, आप भी 2000 ही कर रहे हैं, तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है। फिर तो आप क्वालिटी में जाएंगे, आगे पीछे की चीज़ों में जाएंगे, और 2000 टफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, राइट। अगर आप कहते हैं कि यार इंडियन जो है वो 2000 में आपको मिल जाता है बहुत सारा, या एक्स अमाउंट वो हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि PKR की डेप्रिसिएशन ऐसी है कि हम 1500 में भी ये काम करने के लिए रेडी हैं। दैट्स अ कॉस्ट एडवांटेज, बिकॉज यू बेसिकली से कि लिसन, फॉरगेट अबाउट दैट गाय, मैं आपको $500 कम में कर दूंगा। एंड वही वाली बात है कि वहाँ पर इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है, बड़ी हो रही है, वहाँ का GDP पर कैपिटा थियोरेटिकली हमारे से ज़्यादा है। तो वन वुड अज्यूम दैट यू वुड हैव अ कॉस्ट एडवांटेज टुडे इन टुडेज डे एंड एज, राइट। आपका आपका स्केल तभी आएगा, आपका तभी बढ़ेगा जब, और इसके ऊपर लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। मैंने पिछले दिनों लिंक्डइन के ऊपर डाला कि यार मुझे 1600 से 2400 का एक रिसोर्स यहाँ पे चाहिए था, और मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा था। आई फाउंड समवन आस्क्ड मी कि यार पाकिस्तान से रिसोर्स चाहिए। मैं कहा यार मैं CVs आपको बुला देता हूँ। तो उस पर नीचे लोगों ने आके जो है ना शो डालना शुरू कर दिया कि जी इतना सस्ता हो रहा है, तो ये आपको जो है ना जलील कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और रिसोर्स ऑगमेंटेशन पे आप पैसे कमा रहे हैं। मैं नहीं कमा रहा पैसे, दिस इज़ द मार्केट। आई मीन मार्केट इज कमिंग टू यू, विल ओनली कम टू यू if you are going to do work at a certain rate. That is how free markets work all over the world. अब अगर मतलब मुझे उस पॉइंट पे सब बात समझ नहीं आती, अगर आपका GDP पर कैपिटा पर एनम $1400 है, that makes $180 a month, something like that, $200 a month, maybe 200 भी नहीं, 200 तो डेफिनेटली नहीं है, $120 a month है। तो उस इकोनॉमी में आपके पास अगर 1800, 1500, $1700 आ रहे हैं, तो दैट इज़ गुड मनी। आपका एवरेज नॉन IT का बंदा ग्रेजुएट होकर 4-5 साल बाद जाके ₹60,000 कमा रहा है, या ₹1,00,000 कमा रहा है, दैट इज़ लेस दैन $500। अब अगर आपके पास एक बहुत छोटी सी ऑडियंस, छोटे से लोग हैं, और उन्होंने ही अपने आप को पूरी मार्केट में बेचते रहना है, और उन्होंने $10,000 कमा करके कहना है कि देखो ज़रा, या तो काम होगा तो 10,000 का होगा, वरना कोई काम ही नहीं होगा। दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड एन इंडस्ट्री। चाइना ने जाकर ये नहीं बोला था कि यार आपके लोटे अमेरिका में $10 के बनते हैं, तो मैं भी $10 का लोटा बनाऊंगा। उन्होंने जाके बड़ी सिंपल चीज़ की थी कि यार $100 का लोटा है, मैं $1 में बनाऊंगा। आपने उसको 100 का बेचना है, आपने 500 का बेचना है, आई डोंट रियली केयर, मैं $1 में बनाकर आपको दूंगा, आपने मेरे पास ही रहना है। एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा मैंने इसको किस तरह से अपनी इकोनॉमी को ओवरऑल ग्रो कराना है। तो समवेयर we all also are lacking in that business acumen, or I don't know if that the economics of it is out. I don't know कि लोग जो हैं वो काम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या मसला है कि थियोरेटिकली फॉर अ कंट्री जो कि 2400 GDP पर कैपिटा वर्सेस 1400 GDP पर कैपिटा, पाकिस्तान शुड हैव अ कॉस्ट एडवांटेज। व्हाई डोंट वी हैव दैट राइट नाउ? अच्छा, अगर मैं लेट्स से मैं आपको अपनी एजेंसी की बात करूं, मैं लेट्स से जब रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर भी रहा था, और मैं अभी भी अगर ये क्यों छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेता, आई वुड से कि अगर हम लेट्स से कि हमने 10,000 का प्रोजेक्ट ले लिया और मैंने अपनी रिसोर्सेज को उसमें एंगेज कर लिया, लेकिन आई हैव अ पोटेंशियल, आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं 20,000 वाला प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, तो मैं अपनी रिसोर्सेज को वहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। तो आई वुड से कि मैं अपनी रिसोर्सेज को भले मैं 1 महीना फ्री रख लूँ, बट मैं छोटे रिसोर्सेज में, छोटे प्रोजेक्ट्स में एंगेज ना करूँ। अब बहुत सारी यहाँ पर पाकिस्तान में एजेंसीज हैं जो कि, और फ्रीलांसर्स भी हैं जो कि $500 में पूरे महीने के लिए अपने आप को अपनी सर्विसेज सेल कर देंगे। अब वो इंडिविजुअल लेवल पर भी है, और हमारी जैसी एजेंसी है वो मतलब कोशिश ये करेगी कि 2,000, 2,500 से 3,000 रिसोर्सेज की उसमें ही एक बंदा आउटसोर्स हो, या अगर एक बंदा 4 बंदे काम कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन होनी चाहिए उस बंदे की। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह, रेंटल वगैरह सब कुछ आ जाता है। जो आपकी बात है वो बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान को,
एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारी, अगर लास्ट 4-5 साल की बात करें तो हमने कोई 2x का ग्रोथ नहीं किया है। अगर इस साल हम 4 बिलियन पे कर रहे हैं, अगर 3 साल पहले भी हम 3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम इंडिया को देखें तो वो, अगर 4 साल पहले वो आई गेस दे वर डूइंग 100 बिलियन डॉलर, नाउ दे आर 150 बिलियन। 50। तो उन्होंने 2x का ग्रोथ वहाँ पे 2.5x का ग्रोथ वहाँ पे कर लिया है। तो अब होना चाहिए एडवांटेज, बट आई डोंट थिंक इट्स वी आर प्रॉपर्ली यूटिलाइजिंग दैट एडवांटेज। मैं अपनी एजेंसी की बात करूँ तो मैं भी उसको एडवांटेज को नहीं क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे उस मेरी एजेंसी के पास पोटेंशियल है कि मैं आई कैन गो फॉर अ हायर टिकट साइज। वही बात है कि मैं फिर क्यों अपने आप को लो टिकट साइज पे सेल करूं। बट इसको देखने का एक दूसरा जाविया है ना। आप ये कह रहे हैं कि व्हाई इज इट अ लो वर्सेस हाई? व्हाई इज इट नॉट लो एंड हाई? नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। आप ये कह रहे हैं कि मैं उस रिसोर्स को मैं लो पे लगाऊंगा तो मैं हाई पे जब जा सकता हूँ, तो मैं लो पे क्यों अपने आप को छोड़ूं? हम्म। ठीक है, इंडियन जो है ना, वो ये देख रहा होगा, वो कहेगा लो भी पकड़ूंगा मैं हाँ। और हाई भी पकड़ूंगा मैं। तो आप ये क्यों नहीं कर पा रहे? आपके नहीं लिए तो, हमेशा ये क्यों होता है दिस और दैट? हम अब हमने हम इसी तरह से हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि अगर अभी हमारे पास एक मिसाल है, 60 डेवलपर्स हैं या 60 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो हमें सबसे बड़ा मसला है, अगर हम 100 इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे पास 5 हायरिंग होती हैं। क्योंकि अगेन जो हमारा इनिशियल मसला है कि हमारा कम्युनिकेशन का मसला है। टेक इतना, जो एक बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, अगर एक मिसाल है, हर साल का लाख बंदा निकल रहा है, लेकिन वो मार्केट में जॉब करने के कितने काबिल है? वो 10% भी मार्केट में जॉब करने के काबिल नहीं है। तो जो टैलेंट को एक्वायर करना है वो हमें बहुत मुश्किल है। हम हर वक्त मतलब 24/7 हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। 12 महीने हमारे यहाँ पे हायरिंग हो रही होती है, लेकिन जो नया बंदा आ रहा है वो बहुत मुश्किल है। प्लस बंदा जा के ना रहा है यहाँ से। मैं पिछले साल की बात करूँ तो मैं 6 से 7 सीनियर रिसोर्सेज जर्मनी चले गए। कितने तो अर्से काम करने के बाद आपके साथ? 3-3 साल काम करने के बाद राइट। हम उसको, अगर एक मिसाल है वो कहीं और स्विच करने जा रहे हैं तो हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो जर्मनी जा रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो हमने उसको 3 साल ट्रेन किया। हम उसके साथ हमने कहा कि अब लॉन्ग टर्म हमारा पार्टनर्स हो आप, और वो अपने। चला गया इवेंचुअली, ज़ाहिर है इकोनॉमी ऐसी है कि वो उसके हिसाब से वो करेगा। अगेन मुझे इसमें ये बताएं कि आपका जो मिनिमम टेक्नोलॉजी का जो बच्चा है, जो कि सबसे फ्रेश होगा या बिल्कुल अभी रिसेंटली बॉटम ऑफ द फूड चेन हायर हुआ होगा, वो कितने पे हायर हुआ है? हमारा जो बिल्कुल जो स्टार्टिंग पैकेज है कि इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है, और बिल्कुल फ्रेश है। यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है? 50,000 हम लोग इसको पे कर रहे हैं, और विद इन 6 मंथ बाद रेज होता है। अगर वो उसमें पोटेंशियल है और वो अच्छा काम कर रहा है तो वो लाख लाख से ऊपर इजीली निकल चले जाता है विद इन 6 मंथ्स। मैक्सिमम कितना कमा रहा है जो आपका सीनियर तरीन रिसोर्स होगा? आई वुड से दे आर टेकिंग होम मे बी 90 lakhs पर ईयर। 90 lakhs पर ईयर, सो 6 से 7 लाख वो महीने का निकाल रहा है। या um, आपने कहा कि मेरे पास लगे हैं उसके पास, उसको गाड़ी दी हुई है उसको। वो वन वे और वो इतना निकाल लेता है। आपके पास जो रिसोर्स है, आपने कहा 100 इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें से 5 काम का बंदा होता है, ऐसा ही है। राइट? जो 95 लोग हैं वो किधर फेल हो रहे हैं? व्हाट आर द मेजर एरियाज जहाँ पर आपको पता है कि यार इस बंदे से मैंने काम नहीं करना? आई वुड से 50 ऑफ देम, उनका एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, कि उनका एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। अगर इसको 2 साल हो गए तो वो उनका अब वो कहते हैं कि वो अब काम नहीं करना है उस तरीके से, हम उस तरीके से काम नहीं कर क्या सकते। करना और है? मतलब क्या मतलब काम नहीं करना है यार? अब जब उसका टेस्ट ले रहे, एक टेस्ट ले रहे हैं, मिसाल है हम उसका बिल्कुल एक लॉजिक बिल्डिंग का टेस्ट ले रहे हैं जो कि एक 6 या फ्रेश बंदे को आना चाहिए, वो उस पर ऑफेंड हो जाता है कि आप क्या बच्चों वाला टेस्ट ले रहे हो हमसे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, डेली बेसिस के केसेस हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, हम ये जूनियर लेवल की कोडिंग नहीं कर सकते। अब ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट है कि हम उस पर क्या ही कहें। तो ये जाहिर सी बात है, एक एटीट्यूड का मसला है। ये लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं ऑलरेडी? कहीं जॉब कर मतलब कहीं से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वहाँ से ये स्विच करने का सोच रहे हैं? वहां से स्विच करने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या एक मिसाल है जॉब नहीं कर रहे, फायर हुए हुए हैं और जो इंटरव्यू बंदा देने के कुछ नहीं बाद। कमा रहा, उसका एटीट्यूड कैसे हो सकता? मुझे इस कौम की एक्सप्लेन टू मी कि अगर आप जॉबलेस हो
और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन फेयरली प्रिविलेज्ड एंड कंफर्टेबल, बट हर इंसान का अपना होता है ना कि यार मेरी इतने खर्चे हैं, मेरा वो है, मैं उसके हिसाब से, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे तो मैं महीने के, मेरी बेंचमार्क ही अलग है। बट कभी कभार ऐसे मसले आए हैं कि यार महीने का आखिर में मैं दुबई में हूँ, अब रेंट किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, वो किस तरह होगा, हलक पे आई हुई होती है। जो बंदा जो बोलेगा चुप करके लो और आगे निकलो, ठीक है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली बात है। नॉर्मली होता यह है कि इकोनॉमिक्स इज़ दी अल्टीमेट ड्राइवर। वो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देती है। हालात ख़राब होते हैं ना, जब भी ममालिक के हालात, इंडिया की फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री का बूम आया क्योंकि उनका 1991 में क्रैश हुई थी इकोनॉमी। उसमें हर कोई कहता है इंडिया ने आईआईटी बना दिया, ये बना दिया, वो बना। आईआईटी तो 60 से बना हुआ है। 60 70 80s में कहाँ थी आईटी इंडस्ट्री? नहीं थी ना। डॉलर कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने। जब आपकी मार्केट क्रैश की है 90s के अंदर, इंडियंस, किसी इंडियन से आप बात करें वो आके आपको बताएगा कि यार 90s के अंदर जब मार्केट क्रैश की है, उसके बाद डॉलर में कमाना ज़्यादा लुक्रेटिव हो गया था। उसके बाद हमारा बंदा रेगुलर जा रहा था। इनफैक्ट अभी आपने बोला कि हमारा बंदा छोड़ के जा रहा है, और पाकिस्तान में बहुत लोग इसके ऊपर ब्रेन ड्रेन के ऊपर करते हैं। सो आई स्पीकिंग टू एन इंडियन गाय रिसेंटली हु बाय द वे is a billionaire. He has a 4,000 people agency, और वो जो है वो उस एजेंसी के अंदर उस एजेंसी के अंदर बेसिकली ही थिंक्स दैट मैं तो एक बड़ी मॉम एंड पॉप शॉप चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो टाटा से कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों से ही मैंने बात की है, 200-300 बंदा होता है उनके पास, और उनके स्टाइल होते हैं, एक उनका पीछे सिक्योरिटी गार्ड होता है, 4 गाड़ियों की प्रोटोकॉल होती है। हम बहुत बड़े नवाब हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमारा पियोन से लेके हमारा टॉप ऑफ द सीईओ जो है ना, वो बहुत जल्दी नवाब हो जाता है। इंडियन ऑन द अदर हैंड, उनसे जब मैंने बात की ना तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारा जो साइकिल है ना वो 2 साल पे है। हमारा बंदा जब आता है तो हमें पता होता है कि हमने उसको 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में निचोड़ना है, और उसके बाद हमारी बिजनेस बुक्स के अंदर वो उसके बाद प्रॉफिट, वो बोनस है। हमने पूरी की पूरी बिजनेस डायनामिक इस पे बनाई हुई है कि 2 साल बाद ही छोड़ के जाएगा। पाकिस्तानी रो रहा है इस बात के ऊपर। उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने कहा बंदा छोड़ता क्या करें, इसको आगे जाना है। हमारे केस में आई जस्ट फाइंड इट वियर्ड कि हर बंदा रो रहा है। सॉफ्टवेयर वाला बंदा कहता है कि सस्ते में बंदा नहीं मिल रहा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदे को बेहतर नौकरी मिल जाएगी तो वो जाएगा। बाहर छोड़ के जा रहा है, ये कर रहा है। इंडिया में ये सारा कुछ हो रहा है, आज तक हो रहा है। ट्विटर के ऊपर थ्रेड्स हैं कि इंडिया के हालात बड़े ख़राब हैं। जितनी भी बातें कर लें, पीपल वांट टू लीव इंडिया एज मच एज दे वांट टू लीव पाकिस्तान, बट स्टिल दे आर डूइंग $250 billion वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स। मैं भी लास्ट वीक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसपे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2030 दे गोइंग टू बी डूइंग $900 billion ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। दैट्स माइंड नमिंग, दैट्स एब्सोल्युटली माइंड नमिंग। अब पाकिस्तान में दैट्स व्हाई आई एम क्यूरियस कि टेक्निकली जब हालात ख़राब हुए हैं, बहुत मुश्किल वक्त है, आई एम्पथाइज विद द पीपल, बट सिल्वर लाइनिंग ये होती है कि यार अब जो है ना, जो घर में अगर 4 लड़के फारिग बैठे हुए थे ना और काम चल रहा था, तो अब घर का सरबराह आके बोलेगा कि यार काम पे लगो, और काम पे लगोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वेल्थ जनरेशन होगी। अगर उस पर भी एटीट्यूड का मसला है तो आई एम क्यूरियस कि इसका पे क्या इलाज किया जा सकता है। देखिए, इसका जो रूट कॉज का ही मसला है, अवेयरनेस का मसला है। पाकिस्तानियों का माइंडसेट ही एक अलग ही है। एक मिसाल है, यूरोप में मेरे क्लाइंट से बात हो रही थी, उसको पता चला कि हमारे यहाँ पे काम किस तरीके से होता है। मैंने एक पिक्चर सेंड की, तो लाइक पीपल वर यूजिंग फोन्स, और उसमें उसने बताया कि वहाँ पे जर्मनी में जब हम लोग काम करने जाते हैं, हमने फोन्स अपने रख देने साइड में, हम वी कैन नॉट यूज द फोन। अगर हमें कॉल्स भी आ रही है तो हमने बाहर जाके एक प्रॉपर कॉल्स लेना है। लेकिन यहाँ पर तो कोई कुछ ऐसा नहीं है। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूँगा, एक जेनेरिक सबकी ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि वो, अगर आप काम करते हुए आप 2 घंटे टिकटॉक यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, और दे डोंट इवन रियलाइज कि यार ये गलत है, मुझे ये 2 घंटे के मुझे पैसे मिल रहे हैं, और वो उनको रियलाइज ही नहीं है। और अगर हम कुछ बोले, अगर हमने कुछ बोल भी दिया तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पर। आज जो जेन जीज है कि लिंक्डइन पे आजकल यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर हो गया है ऑफिस का। और आई वुड से कि माइंडसेट का मसला है पाकिस्तानी, और हम लोग अपने आप से लॉयल नहीं है। हम लोग अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहते। हम अपने शॉर्टकट्स के पीछे हैं, शॉर्टकट्स के पॉन्जी पीछे। स्कीम्स के पीछे हैं। मेरा पता है कैसे मसला, मुझे मसला ये है कि बहुत रैपिडली ना, जो आपके ये जो रियल एस्टेट का ड्रामा हुआ था ना, जिस पे बहुत सारे रैंडम लोगों को बहुत सारा पैसा मिल गया और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरना शुरू हो गए और टिकटॉक पे सब ने उनको देखना शुरू कर दिया, उसकी वजह से इजी मनी की एक ठरक है। और पुराने वक्त में ना, मनी वाज मनी, वर्क वाज वर्क।
फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट अब्रॉड, पाकिस्तान में हर बच्चा ये कह रहा है ना कि आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, यही टॉक्सिसिटी मैं यूरोप में बर्दाश्त कर लूँगा क्योंकि वो मुझे 5,000 यूरो दे रहे हैं, ठीक है। तो यार भाई तूने अगर 5,000 यूरो तक पहुंचना है ना तो पहले आके कुछ स्किल सीख ले, ठीक है। 50,000 की में सीख ले, 1 लाख में सीख ले, जितना भी पैसा मिल रहा है फॉरगेट अबाउट द मनी। अगर तू फारिग बैठा है ना तो फारिग बैठने से तो मेरे हिसाब से ना, एंड आई हैव डन दिस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ वेयर मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बजाय इसके कि मैं जाके करता, मुझे पता था कि यार मैंने इस स्पेस में घुसना है, ये स्पेस मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ पर आकर के मुफ्त में काम कर लूँगा, मैं बहुत सस्ते में काम कर लूँगा, या मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ के यार मुझे ये एक्सपीरियंस मिल जाए जिस एक्सपीरियंस को मैं बेचूंगा आगे। अगेन इसकी छोटी सी मिसाल है, मैं तो नहीं गया था ना पहले दिन आके मैं इस पर तो नहीं रोया था कि यार मेरी पॉडकास्ट के ऊपर कोई मुझे फंड नहीं कर रहा तो मेरी कोई पॉडकास्ट कर ले। भैया 2 साल पॉडकास्ट की, 400 व्यूज़ लिए, ताकि लोगों को दिखाया, डिमांड क्रिएट करके उससे मैंने तो उनके पैसा अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। मैं अगर स्टार्ट में बैठ के इस बात पे रोता रहूँ कि यार देखो ज़रा ये क्या एनवायरनमेंट है, कंज्यूमर ऐसा, लोग ऐसे, जितना भी लीडर है वो पैसा साइड पे रखता है, वो पहले वैल्यू की बात करता है कि मैं वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो मिसमैच है वैल्यू का, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार वैल्यू होती क्या है। लाइक आर यू इवन वर्थ द मनी दैट यू आर डिमांडिंग इन अ लॉट ऑफ वेज। ऐसा ही वो बस उसने देखा कि मेरा दोस्त है वो 4 लाख कमा रहा है तो मेरी भी 4 लाख वर्थ होनी चाहिए। उसको ये नहीं पता कि उसका दोस्त की क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको उस पे लेवल पे जाने के लिए टाइम लगेगा, मतलब हो जाएगी आपकी भी लेकिन उस पर टाइम लगेगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, उसको आपको वो वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी जो आपका दोस्त कर रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि जो देखा देखी में और जो एक रेसेशन के बाद एक पैसा आ गया लोगों के पास और एक कल्चर बन गया शॉर्टकट्स के पीछे और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे जो चले गए, उससे एक मेंटली लोगों को बहुत इफेक्ट हुआ है। एवरीवन इज लुकिंग एंड गोइंग आफ्टर शॉर्टकट्स। राइट। जीशान भाई यहाँ पे मैं we're at the 1 hour mark, I'm gonna wrap this up. I just wanna get your opinion on the future of all of this with AI coming in. There's a lot of fear, there's a lot of excitement दो तरफ के लोग हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यार अब तो इतना नया काम आने वाला है कि as long as you're okay with rapidly upskilling yourself तो आपको वो काम मिल जाएगा और आप एक्चुअली वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है टू गेट रिच इफ़ यू आर एबल टू डू बी एट द कटिंग एज ऑफ, नॉट इवन कटिंग एज, अगर आप बहुत कोई टेक्निकल PhD लेवल काम नहीं है, बस ये है कि नया इमर्जिंग काम है, उसके पीछे लोग आ रहे हैं, आप सीखें, आप उस काम पे लग जाएं। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि यार हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी तो फ़ायदा क्या कुछ भी करने का। और मुझे बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मुझे यंग बच्चे मैसेज करते हैं, इनफैक्ट आई वाज कम्युनिटी है हमारी, उसके ऊपर हमने बहुत सारे डिफरेंट पाकिस्तानीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आए हुए होते हैं। तो उस पर इटली में एक साहब थे, यंग नस्ट से आई बिलीव पढ़ के गए में, उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा मुज़म्मिल भाई मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि 2 साल में ये सारा का सारा जो है ना रिडंडेंट हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान आ जाऊँ वापस और ये तो जो है ना वहाँ पर आके वालिद साहब के बिज़नेस में लग जाऊँगा, यहाँ तो वो नहीं। तो मैं उसको ये कहता, मैंने कहा यार वाई लाइक दिस इज़ अ वेरी डिफीटेस्ट एटीट्यूड। yes there is fear in the market but इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पहले भी आई है, उससे पहले एग्रीकल्चर में सारा काम होता था और उस टाइम पे एग्रीकल्चर को छोड़ के फिर एक नया जब ऑटोमेशन हुई तो नई चीज़ें आई, नई प्रोडक्टिविटी आई और उसमें फिर काम बनाया गया। तो डोंट वरी, you're in setting in Europe, you can actually create value there once you're done. But I want to take your opinion because you're working in the AI domain, you're actually you've grown over the last couple of years and you're actually seeing कि इसमें रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट काम चल किस तरह से रहा है। हाउ डू यू सी AI impacting not just the technology space, particularly the technology space, but overall जो impact आएगा जॉब मार्केट के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, वो कैसे होगा फ्यूचर में? अच्छा, मेरा इसमें ये बिलीव है कि अगर आप अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर रहे, अगर आप कोई स्किल्स इंक्रीज नहीं कर रहे, यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट आउट। आपकी जॉब जा सकती है अगर आप अपने आप को इंक्रीज नहीं कर रहे, स्किल्स इंक्रीज नहीं कर रहे, और अगर आप अपने काम में AI यूज़ नहीं कर रहे। क्योंकि लेट्स से एक बंदा है वो AI से कोड कर रहा है, एक बंदा है जो AI से कोड नहीं कर रहा है, वो अपनी स्टिल ओल्ड स्कूल काम कर रहा है, तो किसकी प्रेफरेंस होगी? जो AI को यूटिलाइज कर रहा है उसको वो हायर होगा। इसी तरह से हर इंडस्ट्री में अभी हर इंडस्ट्री में AI इन्वॉल्व नहीं हुआ है। स्टार्टअप्स में हुआ है, टेक में हुआ है, हेल्थ केयर में होने लगा है। अभी मेरे मामू ये बता रहे थे कि वहाँ US में है वो, अब जो भी क्लिनिक में जो भी बंदा आ रहा है वो एक AI नोट ट्रैकर है।
वो एट द एंड ऑफ द मीटिंग क्लिनिक वो सारी नोट्स बना के उसको थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं और उसके पास चले जाती है। तो इंस्टेड ऑफ के पहले कोई बंदा, एक नर्स या कोई एक राइटर है जो कि लिख रहा है सारे नोट्स, अब वो सारे एक काम एआई कर रहा है। तो देखिए बहुत, अगर हम राइटर्स की बात करें, बहुत सारी राइटर्स की जॉब जॉब ऑलरेडी चली गई है चैट जीपीटी की तरफ। तो अब वो अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, अपने आप को एनहेंस करना है, तो वो लाजमी आपको करना करना पड़ेगा। आपको वक्त के साथ अपने आप को चीज़ें एड ऑन करनी पड़ेंगी, स्किल्स अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा, वरना यू विल बी अगेन आई वुड से कि आप लेफ्ट आउट हो जाओगे। लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एआई है। फिर हमारी इंडस्ट्री में भी है कि मिसाल हम जो काम कर रहे हैं वो तो अब एआई के थ्रू हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज आई हैं हमने उसको एक्सप्लोर करना है। जब भी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आती है तो आपकी बहुत सारी जॉब्स जाती भी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद होती हैं और बहुत सारे रास्ते खुलते भी हैं। हमने ऑप्टिमिस्ट रहना है, एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है। अगर हम 2 साल, मुझे ऐसा लगता है कि हम 2 साल पहले अगर हम जनरेटिव एआई को एक्सप्लोर नहीं करते तो हमारे पास आजकल जो काम है, इंस्टेड ऑफ के हमने स्पेंड किया, हमने शायद कम, हम पीछे हो जाते। तो वो एक ज़रूरत थी कि हमने इस तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ हमने एक्सप्लोर किया। इस तरह से आगे आगे कुछ और भी आता है आजकल, एलएलएम्स और कस्टम एलएलएम, ऑफलाइन एलएलएम्स बहुत चल रहे हैं, और आजकल स्पीच एआई पे बहुत काम हो रहा है। तो अब हम अपने आप को उस तरीके से हम पिवट करते जा रहे हैं। तो अगेन, जो मैंने पहले कहा, अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे अपने काम में, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो वही होगा जो कोविड के टाइम पे हुआ कि बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस बंद होंगे और आपको, आपकी जॉब जाएगी, और अगेन वही जो पहले हुआ है वही चीज़ रिपीट होगी। Makes sense. Ishan bhai, I'm going to wrap this up. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. One question I ask all of my guests, and I would love to ask from you as well. How do you see Pakistan 25 years from now? पिछले 2 साल में इमोशंस बड़े हाई रहे हैं, जो आपका ऑप्टिमिज्म है वो बड़ा लो रहा है। जाहिर है मेरा जो इसमें व्यू पॉइंट है वो ये है कि जी इकॉनमी जब बदल रही होती है ना, तो उसमें चेंजेस आती हैं और उसमें हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं तो नए स्ट्रक्चर्स आते हैं, और इनएफिशिएंसीज हमेशा डिस्ट्रॉय होती हैं। तो उसमें जितने भी लोग इनएफिशिएंट सिस्टम्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो जाहिर है वो तो यही कहेंगे कि यार हालात बहुत ख़राब हो गए, बिकॉज क्योंकि इकॉनमी ने आके उनको जोड़ा है और कहा है कि यार व्हाट, लाइक यू नीड टू मूव टूवर्ड्स इम्पोर्ट से हट के एक्सपोर्ट की तरफ जाओ, वैल्यू क्रिएशन की तरफ जाओ। आपने ऑन द अदर हैंड पिछले 2 साल में ग्रो किया है। स्पीकिंग टू आईबेक्स, उन्होंने पिछले 2 साल में ग्रो किया। जितना भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है वो सबका सब ग्रो कर रहा है, वो सबका सब बड़ा कंफर्टेबल है, सेटिस्फाइड है, और वो काफ़ी, उसने जो रॉ टैलेंट, जो क्वालिटी टैलेंट था, अब वो अपनी तरफ लेकर आ रहा है, क्योंकि अब वो जो है ना ड्राइव कर रहा है कि सक्सेस कहाँ से निकाली जा सकती है। तो इट्स देयर इज़ नो, इन माय ओपिनियन देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, गुड और बैड। दुनिया या सोसाइटीज़ अपने आप को सेल्फ करेक्ट करती रहती हैं। And I personally think, at least narrative-wise, we are now moving towards more optimism, notwithstanding the Indian war. I mean, that came out of syllabus. But आपके हिसाब से अगर आप पाकिस्तान को देखें, starting from a 6,000 rupee salary to $1 million annual recurring revenue, how do you see Pakistan in 25 years, in 2050? देखिए, जो अभी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो यूथ है, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत करेक्शन होनी है, पाकिस्तान में बहुत इकोनॉमी बेटर होनी है, बिकॉज जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अगर हम पहले 10 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, तो जो भी बिजनेस चल रहा था वो सेठिया कल्चर से चल रहा था। वो एक एजेड लिया 40+ के लोग बिजनेस चला रहे थे। लेकिन अब देखा जाए तो बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ चुके हैं मार्केट में, और अगेन यूथ आ चुकी है मार्केट में, बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो आई वुड से अगर हम 25 साल की बात करें तो बहुत बेहतर होंगे पाकिस्तान के हालात जो अभी से जो एज ऑफ नाउ चल रहे हैं। लेकिन द मेन थिंग इज कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। अगर वो है और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो बिजनेस को ईज़ प्रोवाइड करना, जो कि मुझे लगता है कि इतना नहीं है बिजनेस ईज। हमारे छोटी सी एक मिसाल है कि हम अभी तक पेपैल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पेपैल यूज़ करना है तो हमें बाहर से लेकर आना है। तो बस ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपना काम करे, सही से प्रॉपरली काम करे, तो आई वुड से कि
25 साल में बहुत पूरा पूरा पैराडाइम 360 डिग्री चेंज हो सकता है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास यंग यूथ है जो कि बहुत कुछ चेंज कर सकती है, जो पूरा पिविट कर सकती है पाकिस्तान को। तो और उम्मीद भी है कि ये इसी तरह से होगा इंशाल्लाह। थिंग्स विल गेट बेटर। पाकिस्तान बाहर से लोग वापसी आएंगे 25 साल बाद, 10 साल राइट, बाद। राइट। चलें ज़ीशान भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्दर ग्रोथ, एंड इंशाल्लाह आपका जो ख्वाब है कि टू बी द प्रीमियम एजेंसी इन पाकिस्तान एंड पोटेंशियली अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनी, वो पूरा हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग वेयर यू गो फ्रॉम हियर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, मुझे यहाँ पे बुलाने का। अगेन इट्स ऑनर फॉर मी हियर। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत तरक्की हो, हमारी भी बहुत तरक्की हो इंशाल्लाह, सब मिलके काम। इंशाल्लाह। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आया और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फ्रीलांसिंग, एजेंसी मॉडल, फ्रीलांसिंग के अंदर काम चल रहा है नहीं चल रहा, सैचुरेशन ज़्यादा हो चुकी है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किस लेवल के ऊपर हैं इस वक्त। आई वुड लव टू नो योर इनसाइट एंड यू नो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के जो लोग देखते हैं वो कौन हैं, किस तरह के हैं। साथ ही एआई का इम्पैक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं। पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम आउट हियर टू दुबई वाज बिकॉज पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है वो नॉइज़ ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ इंस्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाहर आके एटलीस्ट आई वाज एबल टू शट दैट आउट एंड रियली सॉर्ट ऑफ स्टडी कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर मेरे हिसाब से बहुत मैसिव चेंजेस आ रही हैं, जिसके साथ जैसा कि ज़ीशान भाई ने मल्टीपल टाइम्स बोला कि यू हैव टू evolve yourself, otherwise you will be left behind and it will be a tough time for you. तो it's not a joke. Yes, वो noise बहुत ज़्यादा है, you have to focus on the right areas to be able to grow, लेकिन grow करना nonetheless ज़रूरी है। तो would love to know your thoughts on AI, on how opportunities are evolving as well. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.